नमस्कार, सिम्बसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और भारतीय मार्केट्स के लिए शानदार दिन, और एक्चुअली बहुत ही शानदार दिन कहते हैं इसको, प्रोवाइडेड कल हम 500 पॉइंट ना गिरे होते। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। 500 पॉइंट गिरने के बाद 170 पॉइंट पे भी अगर बहुत ज़्यादा उछल के कह दें कि बहुत अच्छा दिन है, तो थोड़ा सा डर लगता है ना कि कहीं कोई कुछ कह ना दे जो बेचारा ऊपर पे फंसा हुआ है वो। और ये देखिए, मिड कैप देखिए, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की रैली हुई है। स्मॉल कैप तो 2% ऊपर है। बैंक निफ्टी 600 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी आईटी सुबह तंग कर रहा था, वो भी एटलीस्ट ग्रीन में तो आया है, 20 पॉइंट ही सही। और एडवांस डिक्लाइन बहुत शानदार है आज का, ऑलमोस्ट अब हम 5:1 को अप्रोच कर रहे हैं। और पूरे दिन ये पैरेलल रेलवे लाइन जो फॉर्मेट में बोलता हूँ ना, अगर रेलवे लाइन वाली एडवांस डिक्लाइन हो, इसमें ग्रीन लाइन ऊपर हो, वो जरूरी है, तो वो सबसे शानदार होता है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई एक स्टॉक मार्केट को लीड कर रहा है। अगर आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे आज का निफ्टी का, तो अक्रॉस द बोर्ड सभी ने, जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सब ने कंट्रीब्यूट किया। 35 पॉइंट, 26 पॉइंट, 25 पॉइंट। ऐसा नहीं है कि 172 पॉइंट ऊपर है, 100 पॉइंट एक ही स्टॉक से आ रहे हैं। तो ये सब कुछ पॉजिटिव है। अब फिंगर्स क्रॉस्ड आखिरी का 1.5 घंटा सब ठीक रहे, ट्रम्प साहब कुछ और ना बोले और हमारी मार्केट की नैया पार हो जाए, ये उम्मीद रहेगी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बाजार में बुल्स की दमदार वापसी। निफ्टी 150 पॉइंट से ज़्यादा चढ़कर 24,050 के करीब एक ही दिन में 20 डे और 100 डे मूविंग एवरेज भी हासिल किया। बैंक निफ्टी में 600 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी। मिड कैप और स्मॉल कैप करीब 1.5% की उछाल के साथ कर रहे हैं आउट परफॉर्म। इंडिया विक्स में 10% की गिरावट। रियल्टी शेयरों में आज तूफानी तेजी, 3% से ज्यादा चढ़ा इंडेक्स। रियल्टी में 3 से 4% चढ़े गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोधा और फिनिक्स। वहीं कैपिटल मार्केट, कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी 2% से ज्यादा का उछाल। एफएमसीजी, सरकारी बैंक और फार्मा में भी रौनक। हालांकि टीसीएस के नतीजों से पहले आईटी इंडेक्स फ्लैट। ज्वेलरी शेयरों के लिए आज गोल्डन डे। जेपी मॉर्गन की बुलिश रिपोर्ट के बाद कल्याण ज्वेलर्स करीब 18% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर बना। साथ ही सेंको 7%, टीबीजी 15% दौड़े। जेपी मॉर्गन ने कहा गोल्ड प्राइस बढ़ने का नहीं पड़ेगा असर, मजबूत है ज्वेलरी की डिमांड। चार्जिंग मॉड्यूल और डिस्प्ले के कंपोनेंट पर इंपोर्ट ड्यूटी हटने से ईएमएस शेयरों में जोरदार तेजी। 4 से 5% भागे डिक्सन टेक्नोलॉजीज, केनस्टेक, सिरमा एसजीएस और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। अहम कच्चे माल के इंपोर्ट पर 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी ड्यूटी छूट। डॉक्टर रेड्डीज के वजन घटाने वाली दवा सेमाग्लिटाइड के कुछ बैचेस में दिक्कतों की शिकायत, करीब 7% टूटकर निफ्टी का टॉप लूजर बना। कंपनी ने कहा जांच पूरी होने तक सप्लाई रोकी। आज शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कंपनी देगी पूरे मुद्दे पर सफाई। कल आएंगे वायदा में शामिल इंडियन बैंक और एल&टी फाइनेंस के Q1 नतीजे। 24% बढ़ सकती है एलटीएफ की ब्याज से कमाई यानी कि एनआईआई और मुनाफा। हालांकि मार्जिन पर हल्का दबाव संभव। वहीं इंडियन बैंक के प्रॉफिट में 10% तो एनआईआई में 16% का उछाल मुमकिन। एसबीआई की सब्सिडरी एसबीआई फंड मैनेजमेंट का प्राइस बैंड का आईपीओ का प्राइस बैंड 545 से 574 रुपए के बीच तय। 14 से 16 जनवरी के बीच खुलेगा आईपीओ। हमसे बातचीत में कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में बड़ी ग्रोथ की संभावनाएं, जल्द डिविडेंड पॉलिसी करेंगे ऐलान। ओके, चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मुझे दिखाइए एक बार इंडिया विक्स, क्योंकि मेरे ख्याल से बाकी सब चीज़ें एक जगह हैं। इंडिया विक्स कल 22% उछला था, आज हम उसमें से करीब 10% गिव बैक कर चुके हैं। और आज सुबह हम बात भी कर रहे थे कि इंडिया विक्स जब तक 14.5-15 तक है उतना पैनिक नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर पैनिक आएगा, क्योंकि वो 200 डे मूविंग एवरेज है। एक बार वापस फायर करते हैं अगर इंडिया विक्स का 200 डे मूविंग एवरेज का चार्ट, और इसके साथ आप जोड़िए 2 चार्ट और। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि थोड़ा सा कंफर्ट आता है यहाँ से। पहले 200 डे मूविंग एवरेज का चार्ट देख लेते हैं इंडिया विक्स का। ये देखिए श्रेया, वापस हम उस लेवल के नीचे आ गए। 200 डे मूविंग एवरेज हल्का सा ऊपर आकर सेटल हुए थे कल, वापस उसके नीचे आ गए। इसमें आप जोड़ दीजिए एक तो डॉलर रुपी और एक कच्चा तेल, है ना। और ये सब चीज़ें थोड़ा कंफर्ट दे रही हैं। डॉलर रुपी डिहाई पर आ गया 95.27 पर। कच्चा तेल सुबह 79 पर थे हम, ओवरनाइट 81 तक गए थे, वापस 76, 86। हाँ, हम 72, 73 पर थे जब वो गिरावट शुरू हुई थी, तो उसके बाद और एक आखिरी एडवांस डिक्लाइन। ये चीज़ें मैं सबसे पहले इसलिए रख रहा हूँ, ये दिखाने के लिए कि आज एक
अक्रॉस द बोर्ड रिलीफ सेशन है। जिस तरीके से भी आप देख लें इस मार्केट को, आज अक्रॉस द बोर्ड परफेक्ट रिकवरी का दिन। और सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि आज के रिकवरी के सेशन में एक भी इंट्राडे डिप नहीं आई। अब वो उस हल्के सी एक स्पाइक आई थी, वो स्पाइक एकदम नीचे आ गई, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं आया। और 24,050 से 24,100 के जोन में आकर हम अटके हैं। हमने बात भी की थी कि ये जोन है अटकने वाला। यहाँ पर आज की क्लोजिंग काफ़ी क्रूशल रहने वाली है। मिड कैप में शानदार रिवर्सल है, 4:1 से बेहतर का एडवांस डिक्लाइन है। कोई इंडिविजुअल सेक्टर मूव नहीं है जैसे आप कह सकें कि एक सेक्टर ने लीड कर दिया। पूरी मार्केट में अक्रॉस द बोर्ड रिकवरी, जैसे कल पूरी मार्केट गिरी थी, आज पूरी मार्केट में रिकवरी है। और एज एक्सपेक्टेड जो आज सुबह हमने बात की थी, हमने 2-3 स्टॉक्स की बात की थी, इंटरग्लोब और श्रीराम फाइनेंस। ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये इंडेक्स के स्टॉक्स हैं, इंटरग्लोब और श्रीराम, इन्होंने लीड किया। आज सुबह हम बात करते हैं, अगर आपने पिछली रैली मिस की थी इन दोनों स्टॉक्स में, तो ये अच्छा मौका मिल रहा है आपको वापस से एक री एंट्री करने का। इसके अलावा ईएमएस स्टॉक्स अच्छा चले, यहाँ पर भी सीएनबीसी आवाज़ ने आपको प्रिपेयर किया था आज सुबह एक अच्छी रैली के लिए। और ज्वेलरी शेयर्स, यहाँ पर तो कल से खैर अच्छे मूव्स चल रहे हैं, खासतौर से कल्याण में तो लग रहा है फाइनली इसका कल्याण हो रहा है बहुत समय के बाद। और 18% के करीब के मूव्स अब इस समय स्टॉक में आपको देखने को, 19 हो गया अब तो, 20% के सर्किट की तरफ बढ़ता हुआ शानदार शानदार मूव। लेट्स सी श्रेया आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। आखिरी का 1.5 घंटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है, तो देखने वाली बात होगी कि ये जो अच्छी तेज़ी है आज के सेशन में विदाउट एनी डिप ये कंटिन्यू रहती है कि नहीं। आई होप सो कि कंटिन्यू रहे, लेकिन अच्छी तेज़ी मार्केट में। और रियल्टी पैक एक बार रखिएगा स्क्रीन पर, 3% परसों तो हमने इस इंडेक्स को चार्ट जीपीटी में लिया था और एक तरफा रैली निफ्टी रियल्टी में देखने को मिली है। शानदार तेज़ी, अब ब्रेथ कायम है और सारे स्टॉक्स जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, सभी सेक्टर से स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया है। अच्छी खबरों पर स्टॉक ने अच्छा रिएक्शन भी दिया है और नेगेटिव खबरों पर वैसे ही रिएक्शन मिला है। सब पे होगी चर्चा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर कि कल की जो गिरावट थी, क्या सच में वो एक छलावा था, एक दिन का मूव था वो बयान के बाद? आज की तेजी को कैसे देख रहे हैं आप? क्या आज की तेजी कन्विक्शन वाली है? क्लोजिंग के लिहाज से कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने चाहिए कंसिडरिंग आज एक्सपायरी का भी है, और कैसे नेविगेट करें इस मार्केट? देखिए, ये चीज़ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अब निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर है, लेकिन आज सुबह भी जब मैं बात कर रहा था आप लोगों से, मैंने एक चीज़ कही थी कि जब पिछली बार ये वॉर का फैक्टर हुआ था तब हमने एक व्यू लिया था, बहुत नेगेटिव व्यू। इस बार एक व्यू लिया कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये अब आप भूल जाएं कि वो उस तरीके की गिरावट आएगी मार्च वाली। तो पहली बात तो ये है। अच्छा, दूसरा मैं आपको 2 चार्ट दिखाता हूँ, सिचुएशन कैसे चेंज हुई है बिटवीन मॉर्निंग एंड अब। ये सुबह का चार्ट है, ये अभी का चार्ट है। सुबह के चार्ट में देखें आप तो सारे मूविंग एवरेज के नीचे थे हम, सिर्फ एक 50 डे मूविंग एवरेज बचा हुआ था। और अब आप देखें तो हमने 2 मूविंग एवरेज तो ऑलरेडी क्रॉस कर लिए हैं, 20 और 100। ठीक है, सिर्फ एक 10 डेमा बचा है। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पर। देखिए, 24,050 के ऊपर की क्लोजिंग जरूरी है। 24,150 के ऊपर मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। निफ्टी रख दीजिए साथ में, तो 24,050 नहीं, ये नहीं चार्ट नहीं, निफ्टी रख दीजिए। अब तो 24,045 पर हैं हम। अगर 24,150 के ऊपर मिल जाए तो सोने पे सुहागा। और 23,950 के नीचे नहीं फिसलने चाहिए। आज का लो 23,927 है, तो बेसिकली लो के करीब क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। 24,050 हो जाए अच्छी बात है, 100 हो जाए अच्छी बात है, 150 के ऊपर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बैंक निफ्टी ने शानदार लीडरशिप दिखाई है और आई थिंक ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है हमारे लिए कि बैंक निफ्टी क्या करेगा यहाँ से। क्योंकि कल बैंक निफ्टी का जो कैंडल थी वो काफ़ी डरावनी थी। अभी भी आप देखें तो कल की गिरावट का हमने सिर्फ 1/3 रिकवर किया है। ये 500 पॉइंट वैसे बड़े लगते हैं आपको, लेकिन 1500 पॉइंट की गिरावट या 500 पॉइंट की रिकवरी तो अभी भी कल की कैंडल से आप देखें तो काफ़ी है ना, छोटी ही है काफ़ी। ठीक है, कच्चा तेल 77 के नीचे आया, ये पॉजिटिव है। डॉलर रुपी ये आपके फेवर में काम कर रहा है। और आई थिंक एक जो सुबह ट्रंप ने भी कहा कि लड़ाई अब वो भी नहीं चाहते हैं, लंबी लड़ाई, तो वो एक कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही थी। अब पता नहीं क्या हुआ है, क्या ये सिर्फ एक मार्केट मेकिंग थी या क्या था, मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में तो नहीं पता होगा, लेकिन जो भी है लग रहा है कि कल की जो गिरावट थी वो वाकई में छलावत थी, सिर्फ एक दिन की थी। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल होगा कि कल का लो ना टूटे बस। अब एक चीज़ क्लियर होगी है कि बड़ी गिरावट जो है ना अब वो कल के लो के नीचे ही आएगी। तो अगर आपने अब फ्रेश लॉन्ग पोजीशन ली है तो कल का लो आपके लिए फिर लक्ष्मण रेखा बन गई। वैसे ही 23,800 हमने लक्ष्मण रेखा की बात की भी थी आज सुबह जब बात कर रहे थे कि 23,800
नहीं टूटना चाहिए। तो 23,800 805 के करीब का लो है। रेजिस्टेंस निफ्टी पर 24,150 से 24,250 के बीच में रहेगी श्रेया, और सपोर्ट रहेगा करीब करीब 23,950 से 24,050 के करीब। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में आपका सपोर्ट रहेगा 57,000 से 57,200 तक, और रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 57,600 से 57,800 तक। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्लोजिंग के लिहाज से हमने डिस्कस कर लिया निफ्टी बैंक निफ्टी पर, ऐसे ही अप्रोच करना है आपको फिलहाल इस क्लोजिंग स्ट्रैटेजी को। व्यू लेंगे और 3 बजे के आसपास फिर से, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे मूव है मार्केट में, लेकिन 2 स्पेसेस, एक तो ईएमएस स्पेस रखिएगा स्क्रीन पर और साथ ही रखिएगा ज्वेलरी स्पेस। कल्याण ज्वेलर्स अभी भी सर वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है। इनफैक्ट Q1 अपडेट्स तो ज्वेलरी स्पेस में अच्छे थे, और ईएमएस स्पेस हमने कहा था हमारे दर्शकों को, सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को, सबसे पहले रात के 2 बजे तक एक्टिव थे हम कि ये स्पेस आज रहेगा रेडार पे। इन दोनों स्पेसेस पे क्या अप्रोच हो, क्योंकि आज काफी भागे स्टॉक्स, एक तो फोमो फैक्टर भी हो रहा होगा लोगों को कि रैली मिस हो गई, क्या लगता है सर यहाँ पर? देखिए श्रेया, दोनों सेक्टर्स के ट्रिगर्स कंप्लीटली अलग अलग हैं, दोनों सेक्टर्स कंप्लीटली अलग अलग हैं। आई थिंक डिक्सन पर मेरे ख्याल से मैं ये चीज़ तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले क्वार्टर के बाद सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पर एक पॉजिटिव व्यू लिया गया था, जबकि हर कोई नेगेटिव था। वो आई थिंक जो वो अप्रैल के आप डिप देख रहे हैं ना, वो जो हमारे लॉयल व्यूअर्स हैं उन्हें पता है ये बात, मैं बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक अलग कैटेगरी का स्टॉक बन चुका है। यहाँ पर काफ़ी शानदार गेंस हैं। आई थिंक जो बाकी आज सिरमा में गेंस आए या बाकी गेंस आए, आई थिंक उसका एक फैक्टर ये भी रहा कि वो जो ईएमएस के लिए सरकार का कदम है इंसेंटिव वाला, आई थिंक वो अच्छा लगा। देखिए ये सारी की सारी कंपनियां जो है ना, ये वेफर थिन मार्जिन पे काम करती हैं। डिक्सन का मार्जिन कितना है? 3.5%। अब 3.5% के मार्जिन में 50 बेसिस पॉइंट भी इधर या उधर हो जाए ना, तो उससे ईपीएस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। एक परसेंट के मार्जिन के मूव पर 25-25, 30-30% ईपीएस का फर्क होता है। लोगों को ये बात हैरानी वाली लगेगी, लेकिन जब टॉप लाइन बहुत बड़ी हो और उसमें 3.5% के मार्जिन हो, तो उसमें 1% के मार्जिन से आपका सीधा 30% का ईपीएस का इम्पैक्ट होता है। तो वो एक कारण है कि मार्केट को लग रहा है कि यहाँ से शायद होपफुली एक ईपीएस बेटर होगा, इस वजह से यहाँ पर बाइंग आई। अरे देखिए ज्वेलरी की जहाँ तक बात है ना, ज्वेलरी में टाइटन एक अलग लीग में है और कुछ हद तक 1-2 स्टॉक्स और हैं जो अच्छा कर रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स के साथ जो सेंस है ना, कल्याण ज्वेलर्स के साथ मेरी सेंस ये है कि एक बहुत बड़ा इनका एक होल्डर है जो काफ़ी समय से अपनी पोजीशन लाइटन कर रहा है। एक म्यूचुअल फंड है जिसके पास काफ़ी वो स्टेक रहा है। वहाँ पर थोड़े से लीडरशिप चेंजेस के बाद से थोड़ी सी एक लगातार सेलिंग हो रही थी पिछले कई हफ्तों से, और इस वजह से ये स्टॉक 1 वे डिक्लाइन में था। अगर आप देखें तो ये कम्प्लीटली आपने नोटिस करा होगा, परसों इसने अच्छे सेल्स अपडेट दिए, उसके बावजूद ये एक्सीडेंट बना था परसों। कल हीरो बन गया, परसों एक्सीडेंट बना, कल हीरो बन गया, आज फिर हीरो बन गया। तो ऐसा क्या हो गया? तो वो कहीं ना कहीं एक मार्केट को सेंस बन रही है कि शायद वो जो रेसिडुअल सेलिंग है ना, वो अब खत्म हो चुकी है यहाँ पे। देखिए मैं इस पर कोई व्यू नहीं रखता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से स्टॉक भाग जाएगा। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जो मैंने सुना है मार्केट में, क्यों आज स्टॉक में 10 करोड़ के वॉल्यूम पे इतनी बड़ी बाइंग आई। मेरे ख्याल से इतना वॉल्यूम इसने कभी नहीं किया होगा। 10 करोड़ शेयर मतलब 445, मतलब 4,500 करोड़ का वॉल्यूम हो गया ऑलमोस्ट। डिलीवरी वॉल्यूम देखेंगे फाइनल कितना आता है, क्योंकि इंटरडे की डिलीवरी वॉल्यूम इनमें कई बार पता नहीं चलता, टुवर्ड्स द एंड वो चेंज हो जाता है इस वजह से। लेकिन ये यहाँ पर मुझे लग रहा है कि काफ़ी एक रिलीफ प्ले आउट हो रहा है कि शायद वो जो सेलिंग थी वो खत्म हो चुकी है, इस वजह से ये स्टॉक अलग से भागा है। बिल्कुल ज्वेलरी स्पेसेस, ईएमएस स्पेसेस की हमने चर्चा कर ली है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं, रखिएगा डॉक्टर रेड्डीज स्क्रीन पर आज, और लूजर बना हुआ है निफ्टी का, वायदा का। काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर आज के दिन में नजर आई है, 6% टूटा सर। और खबर हमने सबसे पहले फ्लैश की, बिल्कुल। तो ये कितनी बड़ी दिक्कत दिख रही है सर, ये सेमाग्लूटाइड के बैचेस में दिक्कतें, बड़ा नेगेटिव होगा क्या डॉक्टर रेड्डीज के लिए? सबसे पहले आवाज़ ने फ्लैश की न्यूज़, और सिर्फ आवाज़ ने फ्लैश की न्यूज़, क्योंकि मार्केट ओपनिंग के समय आई थी तुरंत। और मैंने, आपको याद होगा जब हम क्विक सिंगल्स ले रहे थे उसके बीच में रोककर हमने ये न्यूज़ एड्रेस की थी, क्योंकि इस काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ये। और डॉक्टर रेड्डीज़ का अगर आप चार्ट देखेंगे पिछले 6 महीने का, ये डॉक्टर रेड्डीज़ के लिए एक बहुत बड़ा ड्रग है श्रेया, एक्चुअली सभी के लिए, क्योंकि आजकल
डिमांड ही इतनी है। डिमांड इतनी है ना, लोगों को जिम जाना नहीं है, डाइटिंग करनी नहीं, आप हंस रही हैं, लेकिन मैं सच बताऊं तो भाई वेट कम करना है ना, थोड़ा ऐसे होगा, ये थोड़ा ना, ये सबको ऐसे करके वेट कम करना है, ठीक है, उनको मुबारक, ये सबके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन अब ये ड्रग बड़ा बनने वाला था, तो अब इतने बड़े ड्रग में अगर अब उन्होंने कहा कि अभी के लिए हम कमर्शियल सप्लाई रोक रहे हैं, अब कितने दिन के लिए रोक रहे हैं, कितने बैचेस में डिफ़िकल्टी है, क्या डिफ़िकल्टी है, ये अब कंपनी आज एक कॉन कॉल में बताएगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या हुआ एग्जैक्टली। लेकिन ये यही कारण था इसमें, और उसमें शॉर्टिंग देखिए आप, स्पॉट 5.5% नीचे, फ्यूचर 7.25% नीचे, और सच बताऊं तो मैं सुबह हैरान था कि एक गिरावट आई, इमीडिएटली रिकवरी आ गई उसमें, खबर बहुत नेगेटिव थी, लेकिन उसके बाद फिर जब लोगों को समझ में आया कि एक्चुअल में इस न्यूज़ की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद आपने इस तरीके का मूव देखा, और उसके बाद जाकर एक सिनेमा डे बना। और मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ CNBC आवाज़ ने ये खबर चलाई थी जब ये खबर आई थी, तो खैर ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, तो इसके लिए इसको अपफ्रंट डिस्कस किया। कुछ देर में इसको डिटेल में और डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले एक काम करते हैं, रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स की और बात कर लेते हैं। तो रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कल्याण ज्वेलर्स, शानदार रफ्तार, F&O का टॉप गेनर, 18.5% ऊपर, कल की बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट के बाद कल भी दौड़ा था, आज भी दौड़ा। स्विगी लगातार 2 दिनों से अच्छा मोमेंटम स्विगी में, आई थिंक इस पर भी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी ना कल या परसों, IFL की भी आई थी। हाँ, IFL की आई थी और एक और आई थी, 2 आई थी आई थिंक। उसके बाद यहाँ पर एक अच्छे मूव्स आए। प्रीमियर एनर्जी, आई थिंक आज सुबह हम बात कर रहे थे कि रिन्यूएबल एनर्जी वाले स्टॉक्स में वापस एक मोमेंटम लौटेगा। प्रीमियर, स्विगी, JSW एनर्जी, बाकी नहीं चले इतना, लेकिन प्रीमियर चला। प्रीमियर में करीब 4.5% का अच्छा मूव आया, तो ये ऑब्वियसली आपका आज के रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स। अब आते हैं आज के फिसड्डी स्टॉक्स पर। सबसे ऊपर डॉक्टर रेड्डीज, सेमाग्लूटाइड के कुछ बैचेस में दिक्कत, कमर्शियल सप्लाई अभी कुछ समय के लिए कंपनी ने रोकी है, इस वजह से ये निफ्टी और F&O दोनों का टॉप लूजर आज की ट्रेड में बना। आज सुबह हमने CNBC आवाज़ पर डिस्कस भी किया था। ये सोलार इंडस्ट्रीज और मजगांव डॉक, 2 डिफेंस स्टॉक्स, आज थोड़ी सी डिफेंस में प्रॉफिट बुकिंग है। सोलार करीब 3.5% नीचे है, और मजगांव डॉक ये भी करीब 2.5% नीचे है। तो ये आज के रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स। चलिए श्रेया, कार्यक्रम का क्रम, और उसके बाद फिर हम क्विक सिंगल्स की शुरुआत करेंगे। राइट, तो शुरुआत करते हैं कि आज शो में होगा क्या, कार्यक्रम का क्रम समझाती हूँ। अच्छा, उससे पहले ठीक है, फंडामेंटल लाइन देख लिए। हमारे साथ होंगे मार्केट एक्सपर्ट के नीरज दीवान जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, अमित सेठ, रुचिर जैन, शिल्पा राउत और सोमिल मेहता जी से। 2:20 पर नुपुर आपको बताएंगे कि ज्वेलरी स्टॉक्स में तेजी क्यों है। फिर 2:30 बजे कंचन से समझेंगे फूड डिलीवरी कंपनियों में तेजी के ट्रिगर्स क्या हैं। 2:35 पर नुपुर आपको बताएंगे कि डॉक्टर रेड्डीज को लेकर क्या खराब खबर आई है। 2:40 पर लक्ष्मण से समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को क्या बड़ी राहत मिली। 2:45 पर आशीष बताएंगे कि इंडियन बैंक और L&T फाइनेंस के Q1 नतीजे कैसे रह सकते हैं। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर एंड CIO गुरमीत चड्ढा जी। 3:10 पे अनुज जी से स्ट्रैटेजी लेंगे। कल के लिए 3:15 पे होगा डीलिंग रूम चेक। 3:20 पे लिया जाएगा BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए, पैनल तैयार है हमारा, ट्रेड्स की शुरुआत करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। शिल्पा जी काफ़ी दिनों बाद दिखी। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा अभी के लिए जी वर्नोवा पे। यहाँ पे पिछले 3 दिन से काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है। यहाँ से पोजिशनली भी 4800 से 4900 ऑन इमीडिएट बेसिस आप इसके टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए एज अ BTST या फिर 1-2 दिन के ट्रेड के हिसाब से आप यहाँ पे 4500 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग बने रहिए। पहला टारगेट है टुवर्ड्स 4770 एंड इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 4900 भी। इसके 4700 कॉल ऑप्शन को हमने आज प्रभुदास लीलाधर में भी रेकमेंड किया है अराउंड 170 विद स्टॉप लॉस ऑफ 120 एंड टारगेट्स ऑफ 330। GE वर्नोवा TND ये शिल्पा जी के पिक हो गए। अच्छी स्ट्रेंथ है यहाँ पर भी, खरीदारी के राय इन स्तरों पर। गाबर सर गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है OFSS, ऑरेकल फाइनेंस। ट्रेड करें 11,200, स्टॉप लगेंगे 11,100 रुपीज का। टारगेट होगा 11,400। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव, अप मूव मिलना चाहिए। OFSS 11,100 का स्टॉप, 11,400 का टारगेट, मतलब 4:1 का एक रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए यहाँ पर। मानस जी गुड आफ्टरनून। मानस जी आपकी ट्रेड।
गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, केन्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक ब्रेकआउट के लिए। तो केन्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 3319 3319 के रहेंगे और टारगेट रहेंगे 3500 रुपए के। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें, 3400 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 155 पे ट्रेड हो रहा है। 119 रुपए के स्टॉप लॉस से इस पे खरीदारी करनी है और 215 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। केन्स टेक डेज हाई पर ये पूरा स्पेस फोकस में माइनस जी की पिक होकर यहाँ पे खरीदारी की राय आती हुई। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपके पिक? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरी पिक रहेगी निप्पॉन लाइफ एएमसी। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर है। 2-3 दिनों का यहाँ पुल बैक आया था जिसने 20 डेमा पे सपोर्ट लिया और आज हम वापस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देख रहे हैं। 10 डेमा भी यहाँ पे रीगेन हो गया है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो इसे बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1210 का और टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 1260 रुपए के। चलिए सोमिल जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी ट्रेड रहेगी डीएलएफ पर ऑन द बाय साइड। डीएलएफ में ऑलरेडी एक अप ट्रेंड चल रहा है। रियल एस्टेट स्टॉक्स बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। डीएलएफ आज के ट्रेडिंग सेशन में 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर कट हो रहा है। ऑलरेडी एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है डेली वीकली चार्ट्स पर। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 644 और टारगेट रहेगा 700। रियल्टी पैक से डीएलएफ 3.5% इंडेक्स ये अप और डीएलएफ डेज हाइपर कर रहा है कामकाज। सोमिल जी के पिक सारी टेक्निकल कॉल्स बाय साइड आई है। रिकैप करती हूँ थोड़ी देर में, उससे पहले नीरज दीवान जी के साथ बातचीत की जाए। नीरज जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट में अच्छी रैली, बताइए ऐसा मूड माहौल में कौन सा स्टॉक आपको ज्यादा पसंद आ रहा है? गुड आफ्टरनून। आई थिंक मैं बैंकिंग स्पेस में पॉजिटिव हूँ, उसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। रिसेंटली हमने अच्छा मूव देखा एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक में भी, पर इन बैंक्स में मुझे लगता है कि नेगेटिव्स काफ़ी थे। इन्फ्लेशन ऊपर जाने की लग रही थी, इंटरेस्ट रेट का लग रहा था कि जल्दी बढ़ सकते हैं, मॉनसून का भी कंसर्न था। तो थोड़ा हमने देखा जैसे ये क्रूड की करेक्शन अभी हुई थी तो उसमें काफी जो इन्फ्लेशन का डर था वो खत्म होता दिखा। आई थिंक ये स्पाइक जरूर आएंगी क्रूड में, बट आई थिंक ओवरऑल ये जो इन्फ्लेशन का डर था वो थोड़ा अब जो खत्म हो रहा है और मॉनसून भी थोड़ा पिकअप कर रहा है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आपको अच्छी वैल्यूएशन में बैंक्स के स्टॉक मिल रहे हैं। मैंने कोटक महिंद्रा बैंक को चुना है इसमें से, बिकॉज अगर आप उसको देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग निम्स है, एसेट क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी नेट एनपीए तो आई थिंक 0.25 ही है, क्रेडिट कॉस्ट बहुत कम है। तो इसको वैल्यूएशन वाइज अगर 2 टाइम भी वैल्यू करें नेक्स्ट ईयर एडजस्टेड बुक वैल्यू पे, और इसके अंदर इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये सब बिजनेसेस भी हैं, तो इन सब की वैल्यू भी लगाएं तो मेरा 475 का टारगेट बनता है इस स्टॉक के लिए 1 ईयर के हिसाब से। तो मैं इसके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड करूँगा। ओके, बैंक से एचडीएफसी कोटक बैंक ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक पसंदीदा स्टॉक है नीरज जी का, रख सकते हैं लंबी अवधि के नज़रिए से रेडार पर। चलिए रिकैप कर देती हूँ, टारगेट और स्टॉप लॉस लिख लें आप। गाबसर ने अच्छा सारे जो ट्रेड्स आए हैं बाई साइड की कॉल आई है, तो शिल्पा जी ने सबसे पहले जीई वर्नोवा चुना जहां पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से। इन लेवल्स पर 4770 4900 तक की टारगेट देख रही हैं वो। 4500 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही है उन्होंने। गाबसर ओरेकल फाइनेंशियल के साथ जा रहे हैं आईटी स्पेस में और 11400 के टारगेट उनकी तरफ से आए हैं। 11100 का स्टॉप लॉस लगाने को कहा है उन्होंने। मानस जी जा रहे केन्स टेक के साथ, पूरी स्पेस में स्ट्रेंथ और 3500 के टारगेट के लिए से देखिए 3319 का स्टॉप लॉस। अमित जी ने निप्पॉन लाइफ एएमसी चुना है जहां पर स्ट्रेंथ इस पूरे स्पेस में आज अच्छी तेजी है और 1260 का टारगेट है, 1210 का स्टॉप लॉस है। फिर आखिर में सोमिल जी ने डीएलएफ चुना रियल्टी पैक से जिसमें अच्छी तेजी 700 के टारगेट है इनफैक्ट आज के सत्र में और 644 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। लंबी अवधि के नज़रिए से फंडामेंटल आइडिया नीरज जी को कोटक महिंद्रा बैंक पसंद आ रहा है। 475 के इनिशियल टारगेट के लिए आप इसे देख सकते हैं। लंबी अवधि के नज़रिए से खरीदारी की राय इन स्तरों पर। निफ्टी लेकर आइए फिर से एक बार स्क्रीन पर। 160 अंक ऊपर हैं हम और यहाँ पर अच्छी रैली, बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ है। लेकिन एक बार आप रखिएगा आईटी पैक से कुछ काउंटर्स। आईटी हालांकि फ्लैट है लेकिन ओरेकल फाइनेंशियल
कोफोर्ज रखिए, परसिस्टेंट रखिए जहां पर अच्छी तेजी, एम्फेसिस रखिए। तो सर जो मिड कैप आईटी काउंटर्स हैं वो अभी भी अच्छा करे, वहीं दूसरी तरफ इन्फोसिस और टीसीएस बैकफुट पर है। देखिए इन्फोसिस और टीसीएस के बैकफुट होने का रीज़न भी है, एक तो वीज़ा वाला मामला जो था, लेकिन सच बताऊं तो थोड़ा सा मैं अभी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हूँ इनके ऊपर। मुझे लग रहा है कि थोड़ा आज एक बार इनके नंबर्स देख लेते हैं, उसके बाद शायद एक फ्रेश व्यू बनाना जो है ना वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो वो ठीक रहेगा आई थिंक। चलिए अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं आज के हीरो ऑफ द डे की, कल्याण ज्वेलर्स। 18-20 इंटरडे में तो 20% तक गया था, ऑलमोस्ट 20% का सर्किट लगा था यहाँ पर, अभी भी 18.5% ऊपर है। बाकी ज्वेलरी स्टॉक्स भी ऊपर हैं। नूपुर से कारण समझते हैं। नूपुर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सारे के सारे ज्वेलरी स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट कल्याण ज्वेलर्स देखें तो लगातार दूसरा दिन है जहां पे मोमेंटम आते हुए नजर आया। सुबह जेपी मॉर्गन की तरफ से ज्वेलरी सेक्टर पे एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट ये सेक्टर के तौर पर आती हुई नजर आ रही है। उनका मानना है कि जितनी भी गोल्ड प्राइजेस में बढ़त तो हुई है, उसके बावजूद डिमांड के जो ट्रेंड्स है वो काफ़ी पॉजिटिव आते हुए नजर आ रहे हैं। गोल्ड रिसाइकलिंग ट्रेंड से ज्वेलरी स्टॉक्स जो है उनको इनफैक्ट सपोर्ट मिलते हुए नजर आ रहा है। डिमांड पैटर्न हल्का यहाँ पे बदलाव देखने को मिला है, जहाँ पे गोल्ड एक्सचेंज स्कीम्स जो है वहाँ पर अच्छा रेस्पॉन्स आते हुए नजर आ रहा है। गोल्ड प्राइसेस बढ़ने की वजह से जितनी भी कंपनीज उन्होंने गोल्ड एक्सचेंज स्कीम्स लागू की, उसके बाद अच्छा खासा डिमांड में मोमेंटम देखने को मिला है। रिसाइकलिंग के चलते जो ग्राहक है पुराने सोने का ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो हल्की और कम कैरेट वाली ज्वेलरी है उसकी मांग लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। रिटेलर एक्सचेंज और जो स्कीम्स है वहाँ से अच्छा खासा फुटफॉल्स आते हुए नजर आ रहे हैं, और गोल्ड प्राइजेस के बावजूद, बढ़ते हुए गोल्ड प्राइजेस के बावजूद भी डिमांड जो देखें, चाहे वो फेस्टिव डिमांड हो या अक्षय तृतीया की डिमांड हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखने को मिली है। जो फर्स्ट क्वार्टर आए सारी कंपनीज के अपडेट्स देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए नजर आया, अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है रेवेन्यू के तौर पर। ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर के लिए मार्केट शेयर गेन करने का अवसर जो है यहाँ से और भी नजर आता है जेपी मॉर्गन का। इनफैक्ट उनका ये भी मानना है कि ये जो बदलता हुआ ट्रेंड एक्सचेंज को लेकर है उसकी वजह से तो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जो है, जो ब्रांडेड प्लेयर्स है, टाइटन, कल्याण, सेनको, इन्हें ज़्यादा फायदा मिलते हुए नजर आ सकता है। और इसी के चलते पूरे पैक में उनको वैसे सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा स्टॉक है वो है टाइटन, जहाँ पे ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है। क्वार्टर वन का अपडेट और प्राइस टू अर्निंग भी देखें तो टाइटन 39% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। क्वार्टर वन में 80 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग, ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग पे कारोबार करता है। कल्याण ज्वेलर्स 38% की ग्रोथ रही, 28 टाइम्स पर कारोबार करता है। और सेनको गोल्ड देखें तो 60% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई नजर आई है, मात्र 10 के पीई पर ट्रेड करता है। तो जहाँ पे वैल्यू है वहाँ पे ज़्यादा मोमेंटम फिलहाल देखने को मिल रहा है। ज्वेलरी स्पेस में चमक बरकरार। शुक्रिया अनुपुर जानकारी के लिए, डेटाज रखने के लिए सामने। और एक बार फिर से रखिएगा वो पूरा स्टैक, कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन का, सेनको गोल्ड और तंगमाइल, ये सारे स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म करते हुए। नीरज जी, क्वार्टर वन अपडेट शानदार रहे हैं इस पूरे स्पेस में, और गोल्ड प्राइसेस के इंक्रीज होने का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। ये स्पेस आपको कैसा लगता है और इस स्पेस में आपका पसंदीदा पिक क्या होगा? इस स्पेस में जो मार्केट लीडर है टाइटन, उसमें भी हमने देखा कि लास्ट ईयर बहुत स्ट्रॉन्ग उसने ग्रोथ दिखाई थी। तो अब जो अपडेट्स आ रहे हैं उससे लगता है कि फर्स्ट क्वार्टर में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। तो आई थिंक चलते वैल्यूएशन वाइज देखें तो काफ़ी ज्वेलरी स्टॉक्स काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशन में है। तुरुनदास ज्वेलर भी देख रहा था मैं, काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशन में है। तो जिस तरह के अपडेट आए, आई थिंक मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम प्ले कर सकते हैं। पर मेरा कोई स्पेसिफिक पसंदीदा स्टॉक नहीं है बिसाइड टाइटन इस सेक्टर में, बिकॉज आई थिंक वो टाइटन है कि पोर्टफोलियो स्टॉक्स है, वो जब भी आपको किसी डिप पे मिले तो एक्यूमुलेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। पर अदरवाइज स्पेसिफिक मेरा कोई कॉल नहीं है इस पर। ओके, चलिए फिर ये हो गई बात आपके लिए टाइटन और ज्वेलरी स्टॉक्स पर। अब बात करते हैं आज इटर्नल और स्विगी की। दोनों के अलग अलग कारण हैं। इटर्नल इसलिए फोकस में है क्योंकि शायद MSCI के रिव्यू में वो आ जाए उसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बाद, और स्विगी पर ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश हो रही हैं ऑफ लेट। कंचन से जानते हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और दोनों ही शेयर्स में आज अच्छा खासा जंप जो है हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर हम बात कर लें इटर्नल की, तो यहाँ पे ये अनुमान जताया जा रहा है कि अगस्त में इंडेक्स रिव्यू को लेके इसकी जो उम्मीदें हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहले FIs की वजह से जो विटेज है वो 1.33% की वजह से घटाया गया था। उस टाइम पे इसमें से केवल 9.3% की जो गुंजाइश है वो रह गई थी, लेकिन इस टाइम पे ये माना जा रहा है कि 25% से ऊपर तक की हमें FI इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आती हुई दिखाई दे सकती
सकती है, जिसके बाद मोतीलाल ओसवाल ने भी यहाँ पे अपनी रिपोर्ट निकाली है, खरीदारी की राय दी थी और जो टारगेट प्राइस उन्होंने कोट किया था वो है 380 रुपए का। उनका मानना यह है कि MSCI के अंदर रिव्यू में आता है तो यहाँ पे $520 मिलियन तक का इनफ्लो देखने को मिल सकता है। एडजस्टेड EBITDA की बात करी जाए तो फाइनेंशियल ईयर 29 तक हमें $1 बिलियन का टारगेट मान के चल रहे हैं, जिसमें से क्विक कॉमर्स में $500 मिलियन आने की उम्मीद है और साथ में फूड डिलीवरी बिजनेस की बात करी जाए तो वहां पे $425 मिलियन अनुमान है EBITDA के अंदर आता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा स्विगी में भी आज शानदार तेजी जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए 7% तक जो शेयर है वो चलता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पे जो डोमेस्टिक शेयर होल्डिंग है हमें 50% को क्रॉस करती हुई दिखाई दी है और ये करीबन 55% पे इस टाइम पे आपको दिखाई देगी। इसके अलावा स्विगी ने इस टाइम पे फूड ऑन ट्रेन सर्विस को भी स्टार्ट किया है 180 शहरों में, जिससे इनका जो बिजनेस है हमें 3 गुना तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। सर्विस साइड में मल्टी स्टेशन ऑर्डर से सालाना अगर हम देखें तो 300% की जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है और इस टाइम पे क्विक कॉमर्स मॉडल से कंपनी जो है मार्केट प्लेस इन्वेंट्री लेड जो है उस पे भी फोकस कर रही है, जिससे इनके मार्जिन्स जो हैं वो हमें सुधरते हुए दिखाई दे। परसों ही हमने देखा था कि IIFL की यहाँ पे रिपोर्ट आई थी, बाय की रेटिंग थी, 480 का टारगेट उन्होंने भी कोट किया था। उन्होंने बोला था क्विक कॉमर्स में कंपनी प्राइस लेड कॉम्पिटिशन से इस टाइम पे बच रही है, जिसके चलते आगे हमें मार्जिन्स वापस से सुधरते हुए दिखाई दे सकते हैं। ब्रेक इवन कंपनी इस टाइम पे हो सकती है और कंपनी इस टाइम पे इंफ्रा को लेके काफी ज्यादा फोकस कर रही है। तो ये कुछ रीजन थे जिसके चलते इटर्नल और स्विगी आज फोकस में। ओके, इटर्नल और स्विगी आज फोकस में। शुक्रिया कंचन। नीरज जी, ये क्या व्यू रहेगा आपका खासतौर स्विगी पर? इटर्नल तो चलिए फिर भी ज्यादातर लोग बुलिश ही होते हैं, लेकिन स्विगी पर क्या व्यू है? मैं भी एक्चुअली इटर्नल पे ज्यादा बुलिश हूँ, बट मुझे लगता है कि क्विक कॉमर्स में जो उसकी ब्रांड वैल्यू है और जिस तरह से ग्रोथ उसने दिखाई है, आई थिंक वो कंटिन्यू रहेगा। तो आई वुड आल्सो लीन टुवर्ड्स इटर्नल। ओके, इटर्नल ही ज़्यादा पसंद आ रहा है और स्टॉक स्पेसिफिक इटर्नल पर ज़्यादा बुलिश व्यू आता हुआ नीरज जी की तरफ से। एक टेक्निकल चेक भी लेते हैं, इटर्नल और स्विगी दोनों का चार्ट देखिए। शिल्पा जी, कौन सा चार्ट्स पे ज़्यादा बेहतर? इनफैक्ट अगर फ्रेश बाइंग करनी हो किसी को तो थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पर या फिर इन लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं? दोनों पे जाना चाहूँगी, इटर्नल और स्विगी। श्रेया, दोनों में बहुत अच्छा खासा एक मोमेंटम हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में, लेकिन यहाँ पे इटर्नल पे मुझे लगता है कि ज्यादा स्ट्रेंथ है, यहाँ पे ज्यादा अपसाइड का पोटेंशियल है। अगर ये 280 होल्ड करता है और यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो 330 तक भी अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। वहीं पे स्विगी में आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस अराउंड 285 मिल सकता है, तो स्विगी थोड़ा भी अवॉइड करें। ओके, ठीक है, ये व्यू हो गया इटर्नल और स्विगी पर। चलिए अब वक्त हो रहा है कैश कॉल्स का। 2:30 बज गए हैं। गाबा सर, अमित जी और सोमल जी से हम लेंगे कैश कॉल। गाबा सर बताइए, कैश के लिए कौन सा काउंटर? ध्यान है मेरा किर्लोस्कर इंजीनियरिंग पर। किर्लोस्कर इंजीनियरिंग ट्रेड करा 2404, स्टॉप लगाना चाहिए 2370, 2380 का 24 रुपए का स्टॉप है। टारगेट होगा 2450। किर्लोस्कर इंजीनियरिंग। किर्लोस्कर इंजीनियरिंग हो गई गाबा सर की पिक। आप चलते हैं हम अमित जी के पास। अमित जी, आपके पिक कैश में? जी अनुज जी, मैं जाइडस वेलनेस के साथ जाऊंगा। अगर यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे रिसेंटली 550 के लेवल्स पे एक ब्रेकआउट आया था, उसके बाद स्टॉक ने लगभग 600 के लेवल्स दिखाए थे और एक पुलबैक आ रहा है। इस पुलबैक का ब्रेकआउट रिटेस्ट है 20 डेमा पे और ब्रेकआउट जोन पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रहा है, तो इसे बाय कर रहे हैं। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 560 का और टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 610 के। जाइडस वेलनेस, डेसाई भी। सोमिल जी, कैश में कौन सा काउंटर आपने देखा है? कैश में मैंने देखा है थर्मैक्स। थर्मैक्स में बहुत समय से एक अप ट्रेंड है। इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स एक गिरावट हमने देखी, लेकिन मुझे लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। फिर से इस स्टॉक ने 40 डेली मूविंग एवरेज और लोअर एंड ऑफ द बोलिंगर बैंड ऑन द डेली चार्ट्स पे सपोर्ट लेके फिर से एक नया मूव शुरू किया है ऊपर। गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, सो यहाँ से एक स्टॉप लॉस रखेंगे 4640 और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 5000। ओके, चलिए ये हो गई आपके लिए कैश ट्रेड्स। डॉक्टर रेड्डीज को रिविजिट करते हैं। इस पूरी मार्केट में सिर्फ एक वो स्टॉक है जो सेल कर रहा है आज, और कारण भी हैं, करीब 6% नीचे। नूपुर से एक बार डिटेल में समझ लेते हैं कि ये सेमाग्लूटाइड वाला मामला है क्या और कितना इंपॉर्टेंट है डॉक्टर रेड्डीज के लिए। नूपुर बताइए।
इम्पॉर्टेंट सर इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछले जितने भी बार अपडेट आए हैं सेमाग्लूटाइन को लेकर तो बाजार में एक स्ट्रीट अनुमान लगा के चल रही थी कि FY27 में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन सेमाग्लूटाइन से आते हुए नजर आ सकता है। लेकिन अब ये जो दवाई है इसकी कमर्शियल सप्लाई में थोड़ा डीले यहाँ पे नजर आ रहा है। कंपनी का कहना है कि क्वालिटी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से कमर्शियल सप्लाईज जो है वहाँ पर इम्पैक्ट जो है अभी फिलहाल डीले आते हुए नजर आ रहा है। सेमाग्लूटाइन से जो जुड़ा API है वहाँ पर क्वालिटी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का कहना है कि हालांकि जो पेशेंट्स की सेफ्टी है उसकी वजह से वहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जो ग्लोबल रेगुलेटरी फाइलिंग्स है कंपनी की अलग अलग जगह जहाँ पे फाइलिंग्स पेंडिंग है वहाँ पर भी कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी ने करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस लिए ताकि जो सप्लाई इम्पैक्ट हुई है वो वापस से रीस्टोर हो सके और जो 100% क्वालिटी रिव्यू है फिलहाल वो भी अंडरवे। लेकिन जो रूट कॉज है वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो प्रोसेस अभी तक वो जो है वो समझ नहीं आ रहा है कंपनी को, जिसकी वजह से कमर्शियल सप्लाई में डीले आते हुए दिखी है। अब इम्पॉर्टेंट ये इसलिए क्योंकि ये मार्केट कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा है और बाजार इससे रेवेन्यू जो जनरेट करने वाली थी कंपनी FY27 में उसके एस्टिमेट्स काफ़ी बड़े दिखेंगे। आज इसका कॉन्फ्रेंस कॉल होने वाला है 4:30 बजे शाम को, जहाँ पे मैनेजमेंट सारे सवालों के जवाब देगा। कितना इम्पैक्ट हो सकता है, कितना यहाँ से रीस्टोर जल्द कर पाएगी कंपनी कमर्शियल सप्लाई को, और उसके बाद कितना इम्पैक्ट और कितनी जो डिलीवरी होगी उसके बाद ही सारा जो है मामला क्लियर होते हुए नजर आएगा। लेकिन बाजार की देखें तो FY27 की जो एस्टिमेट्स निकल के आते हैं इस सेमाग्लूटाइन की सेल्स को लेकर FY27 के तो करीबन 120 से 180 करोड़ का रेवेन्यू एस्टिमेट यहाँ पे था। मैनेजमेंट का भी गाइडेंस देखे तो 6 to 7 मिलियन पेन सेल्स यहाँ पे इस साल के तौर पर ली जा रही थी और साथ ही साथ जो मार्केट शेयर की बात हो रही थी वो 10% इस साल कंपनी कैप्चर करने वाली थी। सेमाग्लूटाइन काफ़ी बड़ा ग्रोथ ड्राइवर माना जा रहा था FY27 के लिए। तो नजरें कॉन्फ्रेंस कॉल पर है, कमर्शियल सप्लाई में डिले, क्वालिटी इशू सामने आ रहे, तो सारे जितने भी सवाल है क्वालिटी को लेकर कब रीस्टोर होगा वो मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल 4:30 बजे होगी और फिर ही समझ में आएगा पूरा मामला। 4:30 बजे कॉन्फ्रेंस और फिर क्या कुछ बड़ी बातें निकल कर सामने आते हैं उसका इंतजार रहेगा। शुक्रिया अनूपुर जानकारी के लिए। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज 6% नीचे इस खबर के बाद। नीरज जी, सेमाग्लूटाइड एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर हो रहा है सभी कंपनीज के लिए और उसके बैच में कुछ दिक्कत तो जाहिर तौर पर डेंट पड़ता है, और रिएक्शन स्ट्रीट का क्या ओवरडन है या फिर आप मान रहे हैं कि आने वाले टाइम में डॉक्टर रेड्डीज अगर इस पर कोई दिक्कतें आती है तो एक नेगेटिव खबर होगी डॉक्टर रेड्डीज के लिए? आपका व्यू इन लेवल्स पर? जो काफी फार्मा कंपनी के लिए सेमाग्लूटाइड काफी ग्रोथ ड्राइवर है। अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे हिसाब से 5 से 10% के बीच में कहीं डॉक्टर रेड्डीज का रेवेन्यू वहां से आ सकता है अभी इमीडिएट फ्यूचर में। अगर वहां कुछ डेंट पड़ता है या प्रॉब्लम होती है तो देयर इज कंपटीशन। तो मुझे लगता है कि उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल को आज सुन लेना चाहिए, कुछ जल्दी नहीं करनी चाहिए। बिकॉज स्टॉक रिसेंटली अगर आप 6 महीने में भी देखें तो अच्छी मूवमेंट आई थी। आई थिंक अभी भी 34-35 टाइम चल रहा है, कोई बहुत सस्ता स्टॉक भी नहीं है। तो आई थिंक बेटर है कि आज कॉन्फ्रेंस कॉल सुन के फिर एक इन्फॉर्म व्यू दे कि कितना इम्पैक्ट आ सकता है इसका। ओके, ठीक है। काफ़ी स्टॉक्स में अच्छे मोमेंटम आ रहे हैं। एक बार वापस रखिएगा कैप्री ग्लोबल जरा, 6% श्रेया ऊपर हो गया ये स्टॉक। आई थिंक आज सुबह हमने इसकी बात की थी, पहले भी 2-3 बार बिग स्टॉक्स में आया था ये स्टॉक, जो स्ट्रॉन्गर NBFCs हैं उनमें, और अब लाइफ टाइम हाई पर है। और ये देखिए, आई थिंक पिछले हफ्ते लिया था हमने इसको बिग स्टॉक्स में, है ना। बहुत कम मैं कैश स्टॉक्स कवर करता हूँ, लेकिन इसमें अच्छा मोमेंटम था और काफ़ी अब तो FI की भी काफ़ी बड़ी बाइंग हुई है, उसके बाद अच्छे मूव आ रहे हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अब EMS शेयरों में सुबह से ज़ोरदार तेज़ी दिख रही है। दरअसल सरकार ने EMS सेक्टर को राहत दी है, कई अहम कच्चे माल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है। इस स्टोरी को रिविजिट करने के लिए चलते हैं लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून। शानदार मूव आज इन सभी स्टॉक्स में, और एज एक्सपेक्टेड सिरमा और डिक्सन लीड कर रहे हैं, जो ज़्यादा मोबाइल ओरिएंटेड हैं, और सिरमा जो वायरलेस चार्जर में लीडर है। तो बताइए एग्जैक्ट खबर, एक बार दोबारा रिविजिट करते हैं इसे। बिल्कुल, दरअसल मोबाइल चार्जर ही नहीं, जब कंपनियों का नाम आपने लिया तो मैं रिसर्च कर रहा था कि आखिर कौन कौन सी कंपनियां जो इसको बनाती हैं। तो 2 चीज़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी हटा करके 0 कर दी गई है। उन दोनों चीज़ों को बनाने वाली कंपनियां जो यही हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जैसे डिक्सन टेक है, वो सारी कंपनियां हैं जो ये प्रोडक्ट बनाती हैं। अब आखिर हुआ क्या, ये थोड़ा समझाना चाहूँगा। अब जैसे इस फ़ोन को देखिए और इस चार्जर को देखिए, तो जब भी फ़ोन की बैटरी डाउन होती थी, इतना केबल और इस चार्जर लेकर के आपको जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है। अब
कई फोन ऐसे हैं जो कहते नहीं जी आपको केबल की जरूरत नहीं है, चार्जर की जरूरत नहीं, इसको अलग हटाइए, आप वायरलेस चार्ज कर सकते हैं। लेकिन वो फोन होते हैं महंगे। पता है क्यों? क्योंकि वायरलेस चार्जिंग मॉड्यूल जो इसमें लगाया जाता है फोन में, उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। इस पर इंपोर्ट पर सरकार लेती थी अब तक इंपोर्ट ड्यूटी, लिहाजा लागत काफ़ी बढ़ जाता था। अब सरकार ने कहा जी हमें वायरलेस चार्जिंग वाले जो फ़ोन है उसका प्रोडक्शन देश में करना है और सस्ता करना है ताकि आम लोगों को इसको फ़ायदा मिल सके। इसलिए वायरलेस चार्जिंग मॉड्यूल के 6 अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल जीरो कर दी गई है और ये 31 मार्च 2029 तक के लिए जीरो की गई है। यानी वायरलेस चार्जिंग वाले मोबाइल जो है वो सस्ते में भारत में बन सके, इसका मकसद एक है। दूसरा, जो आप देखते हो ऑटो में आजकल स्क्रीन वाले जो कार हैं उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन वो महंगे होते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट पे स्क्रीन लगा होता है, उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन वो महंगे होते हैं। डिस्प्ले की चीज़ें, उसके भी पार्ट जो होते हैं उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, उस इंपोर्ट ड्यूटी को भी घटाकर जीरो करने का फैसला लिया है। तो दोनों के लिए नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी कर दिया गया है और कोशिश ये है कि घरेलू बाजार में घरेलू कंपनियां इन सारे प्रोडक्ट को बनाएं और सस्ते में बनाएं और सस्ते में कंज्यूमर तक पहुंचाएं। शुक्रिया लक्ष्मण जी, बिल्कुल। और ये सभी स्टॉक्स में शानदार मोमेंटम और डिक्सन, सिरमा तो आज का हमारा इक्का भी था और शानदार मोमेंटम। फ्रेश ब्रेकआउट अभी आ रहा है लेकिन केन्स टेक में। एक बार केन्स टेक लेकर आइए, केन्स टेक का एक बार डेली चार्ट फायर करिएगा और मैं आपको दिखाता हूँ आज इसकी इम्पोर्टेंस, आज के इस मूव की। अगर आप केन्स का डेली चार्ट देखेंगे और इसको फायर करिएगा आप, हाँ 3 महीने का दिखाइए ज़रा एक बार, 3 महीने का दिखाइए एक बार। इसमें ना एक बैक टू बैक एक्सीडेंट हुए थे, आपको याद होगा 13 मई को, वो जो बार आप देख रहे हैं, और उसके बाद फिर एक गैप बना था। उसके बाद लगातार ये स्टॉक रिकवरी में एक ही लेवल पर आकर फेल हो रहा था। वो लेवल था 3400 से 3410 के बीच में। आज ये उस लेवल के ऊपर निकला है। अब पता नहीं मुझे इसके ऊपर सस्टेन करेगा या नहीं करेगा। काफ़ी ओवरसोल्ड है स्टॉक, लेकिन आज का मूव काफ़ी शानदार है इसमें। शिल्पा जी एक बार चार्ट देखिए केन्स का, कोई व्यू स्टॉक पर आपका, केन्स टेक? जी बिल्कुल अनुज जी, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। इसको हमारे रिसर्च डेस्क ने कंटिन्यूअसली रेकमेंड भी किया हुआ है फ्रॉम 3000 ऑड जोन्स। तो यहाँ पे मुझे लगता है 3700 तक का एक एक्सटेंडेड टारगेट एक्सपेक्टेड है। बट ऑफ कोर्स मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो अगर आपने लिया हुआ है तो आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं या फिर ट्रेल कर लीजिए अपना स्टॉप लॉस टूवर्ड्स 3380। ओके, 3380 में ट्रेल कर लीजिए अपना स्टॉप लॉस। चलिए एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शन ले लेते हैं। अब धमाकेदार ऑप्शंस के लिए हमारे साथ मानस जी हैं, शिल्पा जी हैं और सौमिल जी हैं। मानस जी, आपका धमाकेदार ऑप्शन? देखिए, धमाकेदार ऑप्शन के लिए स्विगी के ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। स्विगी ने अपने 100 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। क्लियर कट रिवर्सल आपको चार्ट पे दिख रहा है। तो 280 का कॉल ऑप्शन स्विगी का जो 12 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड हो रहा है उसमें खरीदारी करेंगे। 8 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करनी है और 20 रुपए के टारगेट सेट करना। स्विगी 280 का कॉल ऑप्शन लेना है आपको। शानदार मूव आज स्विगी में। शिल्पा जी, ऑप्शंस में आप क्या देख रही हैं? जी मेरा एलएफ में जा रहा है। एलएफ में समहाउ बहुत अच्छा बिल्टअप है। 320 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है, जो इसके लिए एक छोटा सा ब्रेकआउट भी है। तो 335 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 330 का कॉल ऑप्शन जो रफली 8 रुपए 20 पैसे में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 4 रुपए का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट रहेगा टूवर्ड्स 12, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 16 तक भी आप एक्सटेंडेड टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो ये हो गया आपका LTF पर एक ऑप्शन ट्रेड। सौमिल जी, आपकी ट्रेड? मैंने ट्रेड चुना है कैनरा बैंक का कॉल ऑप्शन। कैनरा बैंक का कॉल इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि वहां पर एक अच्छा पुल बैक आ रहा है और ये पुल बैक ओवरऑल एवरेजेस को रीटेस्ट करने जा रहा है। इस समय 2040 डेली मूविंग एवरेज, 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक चल रहा है, लेकिन ये पुल बैक जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मुझे लगता है कि ऊपर में 128 130 तक ये जा सकता है। इस समय जो कॉल ऑप्शन मैंने चुना है दैट विल बी द स्ट्राइक प्राइस फॉर 124 और यही मंथ का एक्सपायरी डेट। अब यहाँ पर एक स्टॉप लॉस चुनना है, दैट इज 3.80 पे एक स्टॉप लॉस रखें और ऊपर में मैं समझता हूँ कि ये 6 रुपए तक जा सकता है। ओके, कैनरा बैंक ये हो गई सोमिल जी के पिक ऑप्शंस में। अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है।
मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ कायम है, थोड़ा सा हम हाई साइड से थोड़ा सा फिसले, लेकिन 145 पॉइंट्स अभी भी ऊपर। बैंक निफ्टी में भी अच्छी स्ट्रेंथ और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो देखने को मिल ही रहा है। कुछ और काउंटर्स देखते हैं जो जिसकी हमने बात अभी तक नहीं की है। डेज हाई पर कौन से काउंटर्स आते हुए आज के सेशन में, एक बार रखिएगा स्क्रीन पर कोटक महिंद्रा बैंक अब डेज हाई की तरफ बढ़ रहा है। HDFC बैंक भी रख दीजिए एक बार, अभी जिक्र कर रहे थे हम कोटक बैंक का, HDFC बैंक का यहाँ पर स्ट्रेंथ आती हुई। एक बार ITC रखिएगा FMCG पैक से, जहाँ पर हालांकि ये डेज हाई पर नहीं है लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखें तो अच्छा मूव आता हुआ। और एक बार रखिए स्क्रीन पर इंटरग्लोब एविएशन भी, जहाँ पर स्ट्रेंथ आज के सेशन में 2% ऊपर नजर आएगा। इंटरग्लोब एविएशन एक डिप में फिर से बाइंग होती हुई नजर आई है। इंटरग्लोब एविएशन अमित जी चार्ट देखिए, और क्रूड में उतार चढ़ाव का एक असर तो पड़ता ही है। कल हमने थोड़ा एक क्रूड में अपटिक भी देखा था, लेकिन उसके बावजूद इंटरग्लोब एविएशन डट के खड़ा था और आज भी देखिए शानदार मूव्स। फ्रेश बाइंग के लिए ये इन लेवल्स पर ठीक रहेगा क्या, या फिर थोड़ा डिप का इंतजार करें? और जो ऑलरेडी होल्ड जिन्होंने कर रखा है इंटरग्लोब एविएशन, उनको क्या सलाह होगी? जी श्रेया जी, स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है। यहाँ पे हमने एक अच्छा खासा मूव देखा था सिर्फ कल के सत्र में ड्यू टू क्रूड और जो इंटरनेशनल न्यूज के चलते यहाँ पे एक क्रैक आया था। बट लेकिन अगर आप जगह देखें तो 20 डेमा से ये एक रिवर्सल दिखा रहा है। तो पहले तो अगर जिनके पास कोई पोजीशन है तो उनको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखना है 5160 का। तो जब तक 5160 होल्ड है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिवर्सल। फर्दर स्ट्रेंथ तब आएगी जब हम 5265 क्लोजिंग बेसिस में क्रॉस करेंगे, जहां पे हमारा 10 डेमा है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 5150 और फ्रेश बाय यहाँ पे बनता है 5265 के ऊपर। ओके, बिल्कुल। इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर काफ़ी अच्छा मूव बनने की पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा मार्केट हल्का सा कूल ऑफ हुआ है, थोड़ा सा शायद एक्सपायरी का एक मूव कह लें। सेंसेक्स अभी 77,000 के नीचे आया है, 76,983 पर। हाई 77,326 का था। वो तो खैर एक स्पाइक आई थी, वो बहुत ही अनयूजुअल स्पाइक थी वो जो आई थी। सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी सभी में थी वो, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अब थोड़ा सा आप हल्का सा कूल ऑफ देख रहे हैं। एक काम करते हैं, अब 4 का चौका ले लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड शिल्पा जी से लेंगे, फिर चलेंगे स्वामिल जी के पास। FNO सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए मानस जी हैं, और मिड कैप फंडा के लिए नीरज दीवान जी हैं हमारे साथ। तो शिल्पा जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। जी अनु जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन के लिए इंडियन बैंक पे मेरा ध्यान है। इंडियन बैंक का 800 कॉल ऑप्शन जो रफली 24 रुपए में ट्रेड कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 17 रुपए का रहेगा। पहला टारगेट टुवर्ड्स 32 है, मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि ये एक्सटेंड होकर टुवर्ड्स 38 भी मूव कर सकता है। ओके, इंडियन बैंक सस्ता ऑप्शन में ये पिक आती हुई शिल्पा जी की तरफ से। सोमिल जी, आपका FNO सुपरस्टार क्या होगा? FNO सुपरस्टार में भी मैंने एक्चुअली इंडियन बैंक ही चुना था, लेकिन अब मैं IDFC फर्स्ट बैंक चुन रहा हूँ। IDFC फर्स्ट बैंक भी एक अप ट्रेंड में ऑलरेडी है, और यहाँ पर 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से एक नया मूव ऊपर की तरफ शुरू हुआ है। मुझे लगता है ये जो ट्रेंड IDFC ने पकड़ा है वो कंटिन्यू रहेगा इन द मीडियम टर्म, इन द शॉर्ट टर्म। ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 84 पर, और नीचे में जो स्टॉप लॉस रखना है दैट इज 77.50। ओके, चलिए मानस जी के पास चला जाए। मानस जी बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। देखिए, नॉन FNO स्टॉक रहेगा। चॉइस इंटरनेशनल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। हाई टॉप्स हाई बॉटम्स के साथ, आज वॉल्यूम्स के साथ हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे इसमें खरीदारी करनी है। 804 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 875 के टारगेट सेट करना है। ओके, चॉइस इंटरनेशनल ये चार्ट का चमत्कार में पिक आती हुई मानस जी की तरफ से। खबर भी है चॉइस इंटरनेशनल में, और इस कंपनी की सब्सिडरी में NH इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ ने 900 करोड़ का निवेश करने पर विचार कर रही है। और ये इस खबर के बाद देखिए, हालांकि शुरुआत में हमने बताया था अच्छी तेज़ी, और अभी भी देखिए 8% ऊपर है। मिड कैप फंडा लेते हैं अब नीरज जी से। नीरज जी, आपका मिड कैप फंडा? मिड कैप फंडा के लिए मैंने जमुना ऑटो को चुना है। जमुना ऑटो सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाता है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। एक लीफ स्ट्रिंग होती है जो कमर्शियल व्हीकल्स में लगती है, जिसका 60-65% मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। लास्ट ईयर भी हमने देखा कि मीडियम हैवी और
लाइट कमर्शियल व्हीकल में अच्छी रोबस्ट ग्रोथ हुई थी पूरे साल में। फर्स्ट क्वार्टर के अपडेट भी बहुत अच्छे हैं कमर्शियल व्हीकल सेल के, उसका बेनिफिट जमुना ऑटो को मिलता है। जमुना ऑटो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है और कैश फ्लो पॉजिटिव है, अच्छा स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो जनरेट करती है। तो इसका मुझे लगता है कि इन सब को करते हुए इसको एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलती है, जो आगे चलते हुए इसका ग्रोथ अगर होता है और 310 करोड़ का प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर कर देती है, तो उसके हिसाब से मेरा 175 रुपए का टारगेट इसका बनता है 1 साल के लिए। तो मैं इसको रिकमेंड करूंगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जमुना ऑटो मिड कैप फंडा में नीरज जी को पसंद आ रहा है। रिकैप कर देती हूँ, 4 का चौका का हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किया और शुरुआत की हमने सस्ता ऑप्शन के साथ, जो कि शिल्पा जी ने सुझाया इंडियन बैंक। आपको 800 की जुलाई कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट करना है, 32 या फिर 38 रुपये का टारगेट एक्सपेक्टेड है, 17 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। फिर सोमिल जी को भी इंडियन बैंक की पहली पसंद थी उनकी, लेकिन उसके बाद उनको IDFC फर्स्ट बैंक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पर फ्यूचर्स में खरीदारी की राय, 84 की टारगेट है उनकी तरफ से, 77.50 का स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट का चमत्कार में मानस जी ने चॉइस इंटरनेशनल चुना है, जहाँ पर शानदार मूव आज के सेशन में 875 के टारगेट है, 804 का स्टॉप लॉस। और आखिर में मिड कैप फंडा नीरज जी ने सुझाया जमुना ऑटो, 1 साल के नजरिए से ज़्यादा बेहतर नजर आ रहा है, 175 के टारगेट है, खरीदारी की राय इन स्तरों पर। मार्केट में स्ट्रेंथ है। रुचित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं शो में। रुचित जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले इस वक्त की ट्रेड क्या होगी आपकी? जी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। प्रीमियर एनर्जीज में खरीदारी की सलाह रही है। सो लास्ट 1 महीने से स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में रहा है, बट इस पूरे कंसोलिडेशन फेज में अपने 50 डेमा के आसपास, 50 डेमा के ऊपर इनफैक्ट ये पूरा कंसोलिडेशन रहा, वहाँ पे एक सपोर्ट बेस बना है। अब मोमेंटम रीडिंग्स ने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी अच्छा है। सो हमें लग रहा है कि एक साइडवेज प्राइस एक्शन के बाद में एक अपट्रेंड का रिजम्पशन यहाँ पे हो रहा है। सो करंट लेवल्स पे 1045 के नीचे स्टॉप लॉस रख के प्रीमियर एनर्जीज में नियर टर्म के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी 1150 के टारगेट्स के लिए। ओके चलिए, तो ये इस समय प्रीमियर एनर्जीज उस पर फोकस रखेंगे। अर्निंग सीज़न शुरू हो रहा है और अब हम लगातार इस पर फोकस करने वाले हैं। कल वायदा में इंडियन बैंक और L&T फाइनेंस यानी कि LTF जिसका नया नाम है, इनके नंबर्स आएंगे। कैसे रह सकते हैं नंबर्स, आशीष से जानते हैं। आशीष बताइए। सर इंडियन बैंक की बात करें तो नंबर्स यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है। वैसे भी हमने देखा है कि बैंक्स और फाइनेंशियल्स की तरफ से जो Q1 का अपडेट है ये पॉजिटिव साइड पर ही आपको देखने को मिला। अब नंबर्स में आप देखें तो जो नेट इंटरेस्ट इनकम यानी ब्याज से आय है, इसमें 16% की बढ़त देखने को मिल सकती है। 6,360 करोड़ से 7,370 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 13% का इजाफा है, 4,770 करोड़ से बढ़कर 5,410 करोड़। वहीं मुनाफे में देखें तो ठीक ठाक 10% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, 2,970 से 3,250 करोड़ है। वहीं सीक्वेंशियल तौर पर आप देखें तो प्रोविजंस थोड़े से गिरेंगे, जो कि पॉजिटिव माना जाएगा, यानी 1,230 करोड़ से घटकर 1,050 करोड़। और लोन ग्रोथ और डिपॉजिट के ग्रोथ के आंकड़े हमारे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन बता देता हूं कि ऑलमोस्ट 15% है, जो कि पिछले साल दर साल 12% थी लोन ग्रोथ। और डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो 14% है, जो कि पिछले साल 9%। यानी अगर आप कोर बिजनेस के लिहाज से देखें तो Q1 तो बढ़िया ही यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन बैंकों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि असेट क्वालिटी, प्रोविजंस, इसके हिसाब से कैसा परफॉर्मेंस है। तो अगर आप ग्रॉस NPAs की बात करें तो 2% के आसपास थे पिछले क्वार्टर में और इस बार 1.9%। वहीं नेट NPAs की बात करें तो बेस्ट क्वालिटी है, 0.2% से 0.1% है। और ओवरऑल अगर आप नंबर्स को देखें तो एक ब्रॉड बेस्ड क्रेडिट ग्रोथ का एक फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। रिटेल है, MSME है, यहाँ पर बढ़त काफ़ी अच्छी। वहीं अगर आप निम्स की बात करें तो 3.2% का एक अनुमान है। और ROA के लिहाज से भी देखें तो दूसरी सरकारी बैंकों की तुलना में यहाँ पर परफॉर्मेंस पहले से भी काफ़ी अच्छा है। इंडियन बैंक में 1.4% के ROAs हैं और असेट क्वालिटी में भी एक बढ़िया इंप्रूवमेंट यहाँ पर नजर आएगा। यानी इंडियन बैंक की तरफ से आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि बढ़िया नंबर्स हैं। वहीं L&T फाइनेंस की बात करें तो अगेन यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ है। इनफैक्ट नेट इंटरेस्ट इनकम यानी ब्याज से आए तकरीबन 24% बढ़त का अनुमान है, 21% बढ़ेगा इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि 1912 करोड़ के आसपास है। और मुनाफे में भी देखें तो करीब 24% की बढ़त आपको देखने को मिल सकती है, जो पिछले साल 700 करोड़ था, 871 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो लोन ग्रोथ आई है 28% की है।
वहीं क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो 10 बेसिस पॉइंट डिक्लाइन होकर 2.45% ये सीक्वेंशियल तौर पर देखने को मिलेगा। हालांकि नेम्स अगर आप देखें तो ये 30 बेसिस पॉइंट के आसपास जो है सीक्वेंशियल तौर पर थोड़े से घट सकते हैं, साल दर साल बढ़ गई हैं, लेकिन आगे जाके मार्जिन्स और क्रेडिट कॉस्ट को लेकर मैनेजमेंट क्या कहता है ये ज़्यादा की मॉनिटरेबल होगा, लेकिन दोनों की तरफ से आप देखें तो अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं। ओके, L&T फाइनेंस और इंडियन बैंक्स दोनों से ही अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है। शुक्रिया आशीष Q1 अपडेट्स बताने के लिए। इन दोनों स्टॉक्स पर रहेंगी नजरें। अब देखते हैं कैसे नतीजे आते हैं और फिर स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन कुछ और काउंटर्स का जिक्र कर लेते हैं जहां पर अच्छी तेजी एक बार लेकर आइएगा। सन फार्मा स्पेस में तो अच्छी स्ट्रेंथ ही है और लगभग 3% ऊपर आज के सेशन में। फिर से एक बार रियल्टी पैक रखेंगे एक बार स्क्रीन पर। और रियल्टी पैक कल मैंने इनफैक्ट एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आपसे शेयर की थी पूरे सेक्टर को लेकर। Q1 काफ़ी अच्छा रह सकता है इस पूरे सेक्टर के लिए और सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो मास लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट में देखने को मिली है। तो DLF, प्रेस्टीज स्टेट्स, ओबरा रियल्टी अपने प्री सेल्स गाइडेंस को पूरा कर सकती है और एक तरफा रैली। DLF तो चुना भी हमारे पैनल ने, गोदरेज प्रॉपर्टीज भी रडार पर आया। एक बार प्रेस्टीज स्टेट्स रखेगा स्क्रीन पर 2% ऊपर, ये भी आपको नजर आएगा। गाबा सर, प्रेस्टीज स्टेट्स आप देख लीजिए पूरा पैक मोमेंटम है, आगे कंटिन्यू करेगा क्या जिस तरीके से रैली देखने को मिल रही है यहाँ पर? कर सकता है बिल्कुल। प्रेस्टीज अपमूव तो है, थोड़ा स्ट्रेच्ड है, अनस्ट्रेचिंग की जरूरत थी, 2 दिन अनस्ट्रेचिंग मिली, आज एक फिर अपमूव शुरू हुआ है। अब ट्रेड कर रहा है प्रेस्टीज से 1673 के आसपास। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 1660 का, करीब 13 रुपीज का स्टॉप है। टेक्निकल टारगेट 1700 टू 1720 पॉसिबल है। अब ट्रेंड इंटैक्ट है, कहीं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ प्रेस्टीज स्टेट। चलिए अच्छा एक बार लेकर आइए अब जरा GE वर्नोवा TND और रखिए जरा स्टॉक को। आई थिंक श्याम सुबह बात कर रहे थे कि ये जो पावर वाले स्टॉक्स है ना, एकदम से वापस सिचुएशन बदली है तो थोड़ा सा वापस इन स्टॉक्स में बाइंग आएगी। क्योंकि पिछली बार भी यही ट्रिगर था, जब थोड़ा सा वापस कच्चा तेल ऊपर आया था, सब एनर्जी पर वापस फोकस आया था तो एकदम से वापस बाइंग आई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर वापस अच्छा मूव आ रहा है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक बार केन्स टेक रखेंगे जरा वापस स्क्रीन पर। केन्स टेक दिखा दीजिए मुझे जरा, अब कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि वो जो ब्रेकआउट की हमने बात की थी उसके बाद अब ये ऑलमोस्ट आई थिंक सर्किट की तरफ बढ़ता हुआ F&O में तो करीब 8-8.5% ऊपर है ये। अच्छा मूव यहाँ पर आ रहा है। थोड़ा सा कल्याण अपने हायर लेवल से थोड़ा स्लिप हुआ है। अच्छा मैं पेटीएम रखें जरा। पेटीएम वेरी क्वाइटली और स्लोली अब 1300 की तरफ बढ़ता हुआ 1260 पर इस समय ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और ध्यान रहे पेटीएम में अगर आप देखेंगे तो पोस्ट लिस्टिंग वो जो एक बार कोलैप्स आया था उसके बाद जो RBI के स्टेप्स के बाद का जो लो बने थे वहाँ से वन वे रैली रही, वो 1365 तक गई थी। वहाँ से फिर करेक्ट होकर स्टॉक वापस 940 तक आया था और अब यहाँ पर 1260 पर इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में मानसी चार्ट देखिए जरा पेटीएम का, अच्छा मूव रहा है यहाँ पर। अब क्या लेवल होंगे वॉच आउट करने के लिए पेटीएम पर? देखिए जिस तरह का ब्रेकआउट वीकली और डेली चार्ट पे, आई थिंक ये एक तरह का इनवर्स हॉरिजॉन्टल पैटर्न बना हुआ है। अब अगर इसके हिसाब से एक टारगेट सेट करने हो तो वो जो प्रीवियस हाई था 1375 का, वही आपको टारगेट सेट करने हैं। करीब 100 से 125 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है। अगर एक ट्रेड लेना हो तो वो पोजिशनल ट्रेड होगा। स्टॉप लॉस आपको 1220 के नीचे लगा रहा है। पेटीएम, हाँ इंटरेस्टिंग यहाँ पर मूव्स पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे मूव्स हैं आज स्टॉक स्पेसिफिक। और कुछ और काउंटर्स देखते हैं जहाँ पर स्ट्रेंथ। आज कैपिटल मार्केट स्पेस में अच्छी तेज़ी। चॉइस इंटरनेशनल का तो जिक्र किया ही था हमने। CDSL देखिए ये 3.5-4% ऊपर है। मोतीलाल ओसवाल देखिए ये 3.5-4% ऊपर। कैम्स एक बार रखिएगा स्क्रीन पर। नुवामा भी, और नुवामा तो अब चौथा टॉप गेनर बना हुआ है वायदा का। सर मुझे याद है नुवामा वेल्थ 361, ये वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज को हमने अक्सर अपने चार्ट GPT और बिग स्टॉक्स में शुमार किया है। कैपिटल मार्केट स्पेस में अगर सेग्रीगेट करें तो वेल्थ मैनेजमेंट वाले स्टॉक ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। आगे भी इसी तरीके की रैली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? यहाँ पर अभी भी राय और रणनीति करें? देखिए मेरा मानना ये है कि कुछ समय के लिए MCX और BSE में टॉप बन चुका है। और अगर आप इन दो स्टॉक्स को देखेंगे, इन दो स्टॉक्स ने अब चलना बंद कर दिया है और जब भी इनमें रैली होती है ये स्टॉक्स टिक नहीं पाते हैं, हाई लेवल पे सेलिंग आ जाती है। दूसरी तरफ आई थिंक डिपॉजिटरीज, वेल्थ मैनेजमेंट, आई थिंक एसेट मैनेजमेंट
आई थिंक ये जो स्टॉक्स है ना, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी भी मोमेंटम है, और ये मुझे लग रहा है कि अभी भी अच्छा कर रहे हैं। आज देखिए, आज भी HDFC हमसे अच्छा कर रहा है। तो अगर आपको कैपिटल मार्केट स्पेस में रहना है ना अगले कुछ समय के लिए, अभी इन 2 एक्सचेंजेस से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि BSE MCX से, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा पैसा बन चुका है और अब एक सबसे बड़ा प्लेयर लिस्ट होने जा रहा है, तो काफ़ी लोग ऑलरेडी ऑब्वियसली उसकी तरफ देखेंगे और उसमें पैसा डालने के बारे में सोचेंगे। लेकिन पूरे इकोसिस्टम में मुझे लग रहा है कि अभी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मौके हैं। तो चाहे आप कैपिटल मार्केट, चाहे आप ये वेल्थ मैनेजमेंट हो, एसेट मैनेजमेंट हो, इस तरीके की कोई भी स्पेसिस हो, इनमें मुझे लग रहा है कि अभी भी आपका अच्छा पैसा बन सकता है। इनफैक्ट इस पर एक व्यू लेना चाहूँगा। अमित जी, नुवामा का चार्ट देखिए, नुवामा वेल्थ का, कोई व्यू स्टॉक पर? जी, काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है अनुज जी। आप अगर इनफैक्ट इसको नोटिस करें तो पिछले 1 महीने से इसने 10 डेमा के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। सो वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। किसी की अगर ऑलरेडी पोजीशन है एग्जिस्टिंग तो 1850 का स्टॉप लॉस पोजीशन रखेंगे। ये स्टॉक प्रॉब्ली 2050 की तरफ जा रहा है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्डा जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। तो कल ट्रम्प साहब ने हमारा वो तोड़ दिया, मार्केट का टेक्सचर तोड़ दिया, लेकिन आज लकीली वापस कम बैक हुआ। लेकिन क्या ये रिस्क अभी भी है या फिर अब मार्केट धीरे धीरे इसको थोड़ा सा दरकिनार करना शुरू करेगा वापस? अनुज, मैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट जो दोनों एंड्स पे अगर आप देखें तो ट्रम्प ने भी बोला कि वो क्विक एक्शन होगा। तो ये रिजम्पशन ऑफ वॉर से ज़्यादा बीच बीच के फ्लेयर अप्स हैं, और ये होता है अनुज क्योंकि दोनों पार्टीज वोलेटाइल, और ईरान में कोई सेंट्रलाइज्ड कमांड पूरी तरह नहीं है अभी। डिफरेंट फैक्शंस हैं, कमांडर्स हैं, तो और थोड़ा सा हार्मूज को लेके वो अपनी अथॉरिटी असर्ट करना चाहते हैं। तो अभी तक हम होप करेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्लेयर अप्स होंगे क्योंकि स्मूथ नहीं होगा कंसिडरिंग जो हिस्ट्री है ईरान और US की। बट हमारी नज़र ट्रैफिक पे होनी चाहिए और उसके और ऑयल प्राइसेस पे होनी चाहिए। फॉर्चुनेटली वो वापस 80 के नीचे है, और जब तक कंटेनर मूवमेंट अच्छी है, ऑयल प्राइसेस अंडर चेक हैं, तो मुझे लगता है टेम्पररी वॉलेटिलिटी आएगी, बट बड़ा थ्रेट नहीं लगता है। और एक अच्छी चीज़ जो अनुज है, जो हमारे कंट्रोल में है, जो क्वार्टरली बिजनेस अपडेट आए हैं, चाहे वो FMCG कंपनीज के आए, इमामी के, डाबर के, कंज्यूमर कंपनीज के आए, टाइटन के, बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ का आंकड़ा आया जो कि आई थिंक 12-13 साल का हाई है। उसके अलावा आप ऑटो के नंबर्स देखिए, Hyundai अगर हटा दें तो ऑटो का अपडेट बहुत अच्छा था। कहीं ना कहीं कंसर्न था कि मानसून की वजह से कुछ इम्पैक्ट आएगा, वो भी नहीं दिखा, ना 2 व्हीलर में, ना 4 व्हीलर में। और एनर्जी और डिफेंस में भी बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स हैं। तो जो बिजनेस अपडेट्स हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं। ऐसा लग रहा था कि Q1 काफी वीक होगा, बट वो स्ट्रॉन्गर है। तो आई थिंक वो मुझे लगता है स्ट्रेंथ देगा ब्रॉडर मार्केट को, और वही शायद हमें थोड़ा सा भी देखने को मिल रहा है। ओके, बिल्कुल। तो गुरमीत जी, इस समय कल की गिरावट से पहले एक बड़ा मूव आ रहा था प्राइवेट बैंकों में, HDFC बैंक इन पर्टिकुलर लीड कर रहा था उस मूव को। क्या ये स्पेस वापस लीडरशिप लेगा और यहाँ पर अब बाइंग करेंगे आप? तो अनुज, इसको 2 पार्ट में हम कर रहे हैं डिवाइड, एक्चुअली 3 पार्ट में कर रहे हैं। पहला, जो बैंक्स का जिनका NR बेस बहुत अच्छा है और जिन्हें FCNR डिपॉजिट से फायदा होगा कॉस्ट ऑफ फंड्स में भी, क्योंकि FCNR भी डिपॉजिट्स में आपको CRR नहीं मेंटेन करना है, SLR नहीं मेंटेन करना है, और कॉस्ट ऑफ फंड भी 50 से 75 पैसा कम है वर्सेज अ नॉर्मल डिपॉजिट। तो 5-7 बेसिस पॉइंट्स का निम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि सब्सटैंशियल है कंसिडरिंग कि निम प्रेशर में रहा है। तो HDFC है, फेडरल है, ICICI है, ये हमारे पसंदीदा है। कमर्शियल व्हीकल का ऑफटेक बहुत अच्छा हुआ है, तो जो कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसर्स हैं, इनफैक्ट चोला में आप देखें तो ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं है। तो हम वहाँ पे भी नज़र बनाए हुए हैं। और तीसरा पार्ट अनुज कैपिटल मार्केट प्लेस है, क्योंकि जैसे जैसे हमने देखा 23 लाख डीमैट फिर से ऐड हुए, जब जैसी सेंटीमेंट थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, ये हाईएस्ट नंबर है पिछले 4 महीने का, और 23 करोड़ से ऊपर डीमैट ऐड हो गए हैं। और अब अच्छे IPOs आ रहे हैं। SBI म्यूचुअल फंड का IPO मुझे लगता है काफी अच्छा आएगा, बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है, मोस्ट प्रॉफिटेबल लार्जेस्ट AMC है। तो मुझे लगता है कि कैपिटल मार्केट प्ले जो है, वेल्थ मैनेजमेंट है, आपकी AMCs हैं, और थोड़ा बहुत जो डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रोकिंग है, वहां पे भी मुझे लगता है अनुज मूवमेंट। तो हम ये 3 पार्ट में कर रहे हैं। बैंक्स में भी नियर टर्म ओवरवेट होना, बट ब्रॉडली मुझे लगता है कैपिटल मार्केट और व्हीकल फाइनेंसेस भी अच्छा करेंगे।
बैंक्स, कैपिटल मार्केट और व्हीकल फाइनेंसिंग, ये ब्रॉडली आपको रखना है रिडार पे। गुरमीत जी गुड आफ्टरनून। और आज दो स्पेसेस काफ़ी चली, थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे, एक तो ईएमएस स्पेस और ज्वेलरी स्टॉक्स। लेकिन मेरा सवाल आपसे ईएमएस स्पेस को लेकर ही होगा। अक्सर हम बात करते आए हैं, चर्चा करते आए हैं आपसे, लेकिन जिस तरीके से आज खबरें आई ईएमएस स्पेस को एक बड़ी राहत गवर्नमेंट की तरफ से, इंपोर्ट ड्यूटी पर एक बड़ी रिलीफ और सारे स्टॉक्स भाग गए, आपको क्या लगता है कि हालांकि ये थीम रहा है पिछले कुछ इनफैक्ट एक आध सालों से, आगे क्या बड़ी री रेटिंग की संभावना है यहाँ पर, और आपके पोर्टफोलियो में कितना बड़ा एक्सपोजर इनका? तुषार, ये पॉलिसी मूव बहुत वेलकम है, क्योंकि अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स एक बड़ा हिस्सा हो गया है हमारा। एक ज़माने में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स और आईटी सर्विसेज होता था, आज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स सबसे प्रोमिनेंट हिस्सा है एक्सपोर्ट्स का। तो मुझे लगता है ये वेलकम मूव है। हमारे पोर्टफोलियो में डिक्सन है, तो उसमें हमें बेनिफिट हुआ है। बीच में हमने थोड़ा सा ऐड किया था जब 10,000 रुपए के और उसके थोड़ा नीचे आया था। इसके अलावा हम और भी इवैल्यूएट कर रहे हैं। यूरोप में जो एक हीट वेव है, उससे एक तो ग्रिड में जो स्ट्रेस आ रहा है वहाँ हम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, और जो यूके के साथ जैसे एफटीए हुआ है, कैसे उसको वैल्यू चेन को स्टडी कर रहे हैं, कंप्रेसर्स को, ओवरऑल एसी एयर कंडीशनर्स के वैल्यू चेन में, कि यूरोप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लगता है ये स्ट्रक्चरल है, जो राइज इन टेम्परेचर है और वहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज है। तो हम पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को स्टडी कर रहे हैं, हम और भी नाम स्टडी कर रहे हैं, बट वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं आ रहा है। तो उस स्पेस में भी हम कुछ बहुत जल्दी पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे। मेन वाइल एक बार जरा मार्केट रखिएगा, और देखिए ये दिक्कत है मार्केट की, क्लोजिंग के वक्त आकर, और हम जो बात कर रहे थे ना कि 23,950 के नीचे नहीं जाने चाहिए और 24,050 के ऊपर की क्लोज जरूरी है, तो थोड़ा ये डिसअपॉइंटिंग है। ये शायद 3 PM फैक्टर है या जो मर्जी कहें, लेकिन क्लोज अभी भी 30-27 मिनट बाकी हैं। देखते हैं ये हल्की सी जो मार्जिनल से डिप आ रही है उसमें क्या होगा, लेकिन जो भी है अभी के लिए एक नॉक तो आया है। गुरमीत जी, ये इटर्नल और स्विगी दोनों में शानदार मूव है पिछले 2-3 दिनों में, खासतौर से स्विगी में। आपने देखा क्या इन स्टॉक्स को? और आई एम श्योर इटर्नल तो होगा, लेकिन स्विगी क्या डिजर्व करता है एक रीलुक? अनुज, कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद टैक्टिकल बाउंस दे दे, क्योंकि इतना करेक्शन आया है। तो अब क्योंकि एफआई ओनरशिप के लिए थोड़ा स्पेस बना है, तो फ्लोज की वजह से थोड़ा आ सकता है। बट कैश बर्न अमेजॉन नाउ बहुत एग्रेसिव हो गया है काफ़ी पॉकेट्स में, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसका वो खामियाजा थोड़ा स्विगी और कुछ हद तक जेप्टो मुझे लगता है करेंगे। हम चैनल चेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। यूजुअली 2 डोमिनेंट प्लेयर रह जाते हैं। ब्लिंकिट ऑलरेडी लगभग 50% के नज़दीक है, आई थिंक 46-47% मार्केट शेयर है। तो इसमें कैश बर्न मुझे कम होता नहीं दिख रहा है नियर टर्म में, जो कि एक ओवरहैंग रहेगा स्टॉक में। और जिस हिसाब से ग्लोबल एनवायरनमेंट है, फंड रेजिंग भी उतना आसान नहीं रहेगा। तो मैं पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करूंगा। इटर्नल हमारे पास है काफ़ी, जब वो इंडेक्स में इंक्लूड हुआ था उससे पहले है, 150-160 के लेवल पे अच्छी रिकवरी आई है। तो फॉर द टाइमिंग सिर्फ इटर्नल है, और हम थोड़ा न्यू और 1-2 न्यू एज बिजनेस देख रहे हैं। हमें मीशो अच्छा लग रहा है, जीरो डिस्काउंट प्लेटफॉर्म है, टियर 2 टियर 3 में बहुत अच्छा उनका यूनिट इकोनॉमिक्स है, एआई का बहुत अच्छा यूसेज कर रहे हैं। और एक हमारा जो पुराना एक्सपोजर है वो ग्रो में है, जो कि कैपिटल मार्केट लिंक्ड है। तो ये 3 न्यू एज बिजनेस अभी है पोर्टफोलियो में। ये न्यू एज स्पेसेस की बात होगी। अच्छा गुरमीत जी, आप Q1 अपडेट की चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले। एफएमसीजी के Q1 अपडेट्स ठीक आए हैं, और बहुत सारे रिपोर्ट्स, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में देख रही थी Q1 अच्छे रहने की संभावनाएं हैं। और इनफैक्ट इसमें भी अगर आप देखिए लिकर स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया, आज थोड़ा कमज़ोर है। तो एफएमसीजी, लिकर स्टॉक्स, ये कैसे नज़र आ रहे हैं आपको, और क्या आपके पोर्टफोलियो में आप पे एक्सपोजर बढ़ाया है आपने, या फिर अभी भी थोड़ा कॉशियस है? नहीं, कम एक्सपोजर है हमारे पास। टाटा कंज्यूमर बहुत पुरानी होल्डिंग है। कॉफी प्राइसेस आते हैं, फूड प्राइसेस, बेवरेज प्राइसेस इन जनरल आते हैं। हमारे पास कुछ नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियोज में वरुण बेवरेज भी है, कंसिडरिंग वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, नई कैटेगरीज में आ रहे हैं, अल्कोहलिक उसमें भी आ रहे हैं। और हम कुछ लिकर मेकर्स को स्टडी कर रहे हैं। अभी अभी हमने कुछ वेटेज नहीं बढ़ाया है किसी में, तो हम रेडिको, कहतान, तिलक नगर इसको स्टडी कर रहे हैं। हमने वेट कुछ अभी ऐड नहीं किया है। बट फूड जो सेंट्रिक है, चाहे वो मैरिको है, टाटा कंज्यूमर है, यहाँ पे हमें लगता है क्योंकि जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा प्राइसिंग में। तो ये हमारे पोर्टफोलियो में। अच्छा, वीबीएल पोर्टफोलियो में है गुरमीत जी? आपने कहा इतनी पॉजिटिव खबरें, ब्रोकरेजेस का थम्स अप, लेकिन स्टॉक चलने का नाम नहीं लेता। वैल्यूएशन थोड़ा जी क्या होता है कि कई बार अच्छी न्यूज़ प्राइस में होती है, और मार्केट
देखिए कर सकता है। देखिए डिफेंस स्टॉक्स को देखिए, हमारे ब्रह्मोस और कई सारे एमओयू साइन हुए इंडोनेशिया के साथ, अच्छा ऑर्डर फ्लो है और डिफेंस इंडेक्स फ्लैट है, तो ये होता है नियर टर्म में आई थिंक, बट उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए अगर आप फंडामेंटल साइड में। अच्छा, एक और स्पेस, रियल्टी पैक। शानदार रैली पिछले कुछ महीनों में देखने को मिली है, यहाँ पर भी आंकड़े काफ़ी अच्छे, और इनफैक्ट मैं भी और भी रिपोर्ट्स देख रही थी, लग्जरी सेगमेंट की डिमांड काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और इनफैक्ट जहाँ पर रहते हैं सर आप, गुरुग्राम और उस साइड नोएडा एनसीआर, वहाँ तो डिमांड काफ़ी अच्छी है। तो ये रियल्टी पैक फिलहाल कैसा व्यू बन रहा है यहाँ पर? ये थोड़ा सा ज्योग्राफी स्पेसिफिक है, कुछ पॉकेट्स में हमें थोड़ा सा अभी सॉफ्टनेस दिख रही है, स्पेशली एनसीआर में। थोड़ा सा एआई रिलेटेड का स्लोडाउन का इम्पैक्ट आईटी में पड़ता है, और आईटी सेक्टर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है कमर्शियल लीजिंग में भी और मिड एंड लग्जरी में भी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्टनेस है, जबकि हमने लोधा का देखा और बॉम्बे के जो अपडेट्स आए रियल एस्टेट कंपनीज के वो अच्छे आए। तो थोड़ा आपको ज्योग्राफी, मतलब होमोजीनियस सेक्टर नहीं है, अलग अलग पॉकेट्स में है, तो वो आपको सब करना पड़ेगा। हमारे पास एक भी रियल एस्टेट डेवलपर नहीं है, हम हाउसिंग फाइनेंस को लेके काफ़ी कंस्ट्रक्ट है, हमें लगता है वहाँ पे वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हैं, और अच्छा ऑप्टिक आएगा, और सरकार भी इसको सपोर्ट करती रहेगी आवास योजना के थ्रू। तो हाउसिंग फाइनेंस में वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, तो हमारे पास, हमने भी रिसेंटली बजाज हाउसिंग फाइनेंस ऐड किया था जब 2 डिजिट में आ गया था, और भी हम इस स्पेस को देख रहे हैं। मीनवाइल मार्केट एक्चुअली टेक्निकली डे लो पर आ चुका है इस समय, और निफ्टी अब सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर रह गया है, और एकदम से अगर आप देखें तो पूरी रैली कोलैप्स होती हुई नज़र आ रही है। बैंक निफ्टी भी हायर लेवल से काफ़ी फिसला है, और ये कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है ना, वो है। कुछ देर में डिटेल में बात करेंगे इस पर, लेकिन एक दो सवाल और ले लेते हैं। गुरमीत जी, पॉसिबली आखिरी सवाल, कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए स्टॉक्स में अब एनएससी का आईपीओ भी आएगा, एक्सचेंजेस में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है, एक्सचेंजेस पर क्या व्यू है, और कोई और कैपिटल मार्केट से जुड़ा स्टॉक जो आपको पसंद हो? तो अनुज, हमने जैसे पहले चर्चा की थी, आदित्य बिरला एएमसी ऐड किया था, क्योंकि हरीश कृष्णन जी के आने के बाद उनका इक्विटी डेट मिक्स भी फेवरेबल हुआ है, फंड स्टॉक क्वार्टाइल में आए हैं, और ओवरऑल आदित्य बिरला कैपिटल में विशाखा के आने के बाद चेंजेस आए हैं, सारे सारे फाइनेंशियल वर्टिकल्स में चेंजेस आए हैं, और वैल्यूएशन कंफर्ट था, डिस्काउंट पे था निपॉन और एचडीएफसी से और आईसीआईसीआई से। आई थिंक एसबीआई का आईपीओ को मैं काफ़ी लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। 3,500 करोड़ के आसपास का पैट है, 12-12.5 लाख करोड़ का ईओएम है, और एसबीआई का जो रीच है टीयर 2 टीयर 3 टाउन में, वो उसको एक बहुत एज देता है। लगभग हर पिन कोड पे एप्लीकेशन मैपिंग होते हैं, एसआईपी बुक बहुत अच्छी है, और वैल्यूएशन कंफर्ट है। तो मुझे लगता है कि ये आईपीओ, मुझे लगता है एक अच्छा ट्रिगर होगा मार्केट के लिए इन जनरल ओवरऑल, क्योंकि बड़ी कंपनी है। और हमने हमारे पोर्टफोलियो में नोवामा है, जो हमारा स्मॉल मिड कैप पोर्टफोलियो है, नोवामा वेल्थ, और हम ग्रो में ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बोला, तो सीडीएसएल हमारी पुरानी होल्डिंग है। तो कैपिटल मार्केट पे मेरी एक तरीके से डिफेंस के साथ काफ़ी फेवरेट थीम है, और मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रक्चरल थीम है। तो जैसे जैसे सेंटिमेंट इंप्रूव होगा, आई थिंक आपको और अच्छा मूव देखने को मिलेगा। कैपिटल मार्केट स्पेस में ये सारे स्टॉक्स और सेग्रीगेट करके फिलहाल इनको देखना है। बहुत शुक्रिया गुरमीत जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, एंड हैव अ गुड इवनिंग टू यू। आगे बढ़ते हैं और निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर, बैंक निफ्टी भी रखिएगा। और जिस तरीके से हमने सारी बढ़त गवाई, क्लोजिंग अब होने में बस 10-15 मिनट रह गए, और किस कदर टूटा, और हम डिस्कस कर रहे थे सर 23,950 के नीचे नहीं जाना चाहिए, 23,925 फ्रेश इंट्राडे लो, और ऑलमोस्ट क्लोजिंग तो अब 24,050 के ऊपर लग नहीं रही। तो क्या क्लोजिंग ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा? अब स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, क्लोज में दिक्कत पता है क्या है, हिम्मत नहीं है ना। अब देखिए, आप लेके जा सकते हैं, मतलब अगर आप ट्रेडिंग साइड पर हो, जब इस तरीके के मूव्स हैं ग्लोबल मार्केट में, क्या भरोसा रात को ईरान या ट्रम्प क्या बोलते हैं, है ना। तो इस समय कॉन्फिडेंस हिल गया मार्केट में। कल का जो, देखिए, जब कल जैसी कैंडल बनती है ना, वो उसके बाद उसको उबरने में टाइम लगता है, और इसीलिए हमने आज बात की थी कि 24,050 के ऊपर क्लोज होना बहुत ज़रूरी होगा। अगर उसके ऊपर आप क्लोज नहीं हो पाए तो दिक्कत रहेगी मार्केट में, और इसके लिए क्लोजिंग एक्चुअली तो डे लो पर हो रही है। तो डे लो है एक्चुअली 23,925 का लो, हम डे लो पर बंद हो रहे हैं, राइट। ठीक है ना। तो अभी कुछ दिन इंट्राडे रहना ही बेहतर है। देखिए शेयर, मैं एक चीज़ बताऊँ, हर घंटे के मूव से आप नहीं वो विचलित हो सकते, लेकिन फैक्ट ये है कि इस समय कोई भी पोजीशन घर लेकर जाना गैम्बलिंग जैसा है।
हो सकता है कल 200 पॉइंट का गैप अप हो जाए, मुझे नहीं पता। अगर शाम को कुछ और रिकॉन्सिलेटरी स्टेटमेंट आ गई, कच्चा तेल 73-74 पर आ गया, तो हो सकता है कल 200 पॉइंट का गैप अप हो जाए। नहीं हुआ तो कुछ और बोल दिया तो, एक और बम इधर उधर डाल दिया तो, 80 पर तेल आ गया तो, ये एक ऐसे वेरिएबल्स हैं जिन्हें हमें नहीं पता है। हाँ, एक चीज़ लेकिन मैं आपको कह देता हूँ, ब्रॉडर मार्केट आउट परफॉर्मेंस अभी भी है, और इस बार की मार्केट में और पिछली बार की मार्केट में एक फ़र्क है। ये वाली जो मार्केट है ना, इसमें मैं एक व्यू रखूँगा कि एज एन इन्वेस्टर डिप्स पे बाय करें। अब मार्केट में वो बड़ा वाला जो फॉल था वो जा चुका है, अब छोटी मोटी फॉल शायद बाकी हो। चलिए नूपुर के पास चलते हैं आज के डीलिंग रूम चेक के लिए। नूपुर, कौन से स्टॉक पे फोकस? रियल स्टेट के स्टॉक्स आज फोकस में आते हुए दिखे डीलर्स की तरफ से। लोढ़ा यहाँ पर लार्ज इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर जो है डीलर्स की जो डेस्क है लार्ज इंस्टीट्यूशनल की तरफ से वहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। हायर वॉल्यूम के साथ यहाँ पे खरीदारी आती हुई नजर आई है। दूसरा स्टॉक है ब्रिगेड, यहाँ पर भी फोकस करके चल सकते हैं। काफ़ी वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, हाई वॉल्यूम के साथ कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से ही खरीदारी आती हुई नजर आ रही है। तीसरा और आखिरी स्टॉक है लेंसकार्ट का। आज जो ब्लॉक डील हुई थी, डीलर्स का मानना है कि अच्छा खासा लार्ज फंड जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हुए नजर आया, हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आया, तो यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिल रही है। लोढ़ा, ब्रिगेड और लेंसकार्ट आज फोकस में। रियल्टी पैक में तो स्ट्रेंथ है ही, लोढ़ा, ब्रिगेड ये डीलर्स डेस्क पर आता हुआ और लेंसकार्ट भी यहाँ पर अच्छे मूव। से शुक्रिया नूपुर जानकारी के लिए, डीलर्स डेस्क पे क्या चल रहा है वो बताने के लिए। लेकिन हमारे पैनल क्या सोच रहे हैं वो समझ लेते हैं। कल के लिए कौन से ट्रेड BTST या STBT, इसकी शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत रुचित जी आपसे बताइए, कल के लिए कौन सा स्टॉक? थोड़ा सा रिलेटिवली सेफर साइड या जो लो बीटा नेम्स है उनके साथ ही जानना चाहूंगा, जिसमें से सोना कॉमस्टार करंट लेवल से BTST के लिए अच्छा लग रहा है। 5-6 दिन से स्टॉक रेंज में है बट अपने सारे एवरेजेस सपोर्ट्स इंटैक्ट रखे हैं। इनफैक्ट कल की वॉलेटिलिटी में भी कोई सपोर्ट ये स्टॉक का ब्रेक नहीं हुआ है। सो सोना कॉम्स नो यहाँ पे करंट लेवल्स पे 658 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी 690 के टारगेट्स के लिए। ओके, शिल्पा जी आपकी ट्रेड कल के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ पे मुझे लगता है डीमार्ट पे आप BTST कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 4040 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 4150। एवेन्यू सुपरमार्ट, ये हो गई शिल्पा जी की पिक BTST। अमित जी आप क्या चुन रहे हैं, BTST STBT? शेयर जी BTST करूंगा ग्लेनमार्क फार्मा में। ये स्टॉक अभी भी एक्सटेंडेड नहीं है, इनफैक्ट अभी राउंडिंग बॉटम से बाहर ही आया है। कल के सत्र और आज के सत्र में इसने मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट लिया और जस्ट ऑलमोस्ट बेस से बाहर आ रहा है। तो 2240 का स्टॉप लॉस रहेगा, 2240 का, और टारगेट्स यहाँ 2310 के रहेंगे। ओके, ग्लेनमार्क फार्मा BTST में चले जा रहे हैं। मानस जी आपने क्या पिक किया? देखिए 2 बजे के शो में भी केन्स की मैंने बात की थी और जिस तरह की क्लोजिंग आ रही है उसको देख के लग रहा है कि केन्स के फ्यूचर में खरीदारी करके जानी चाहिए। 3374 का स्टॉप लॉस लगाएंगे केन्स के फ्यूचर में और टारगेट सेट करेंगे 3600 रुपए के। गावा सर आपका ट्रेड कल के लिए? मेरा ध्यान है GVTND, यहाँ पर अच्छा लगता है पावर सेक्टर से। 4634 पर ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए करीब 4575 पर। 2530 सब करीब है। यस, 4700 फर्स्ट टारगेट रहेगा GVTND। जी वर्नोवा, गावस्कर की पिक हो गई, अच्छा मूव यहाँ पर। शिल्पा जी की पिक भी थी। सोमिल जी आप बताइए आपकी साइड है BTST STBT? बाइंग करके जाएंगे। थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉक मरीको आज अच्छे मोमेंटम में है, ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है, सारी एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस हैं। एक छोटा सा कंसोलिडेशन ऑन द आवरली चार्ट्स ऊपर की तरफ टूटा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 840 पर और ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 900। ओके चलिए, ये हो गई मैरिको पर ट्रेड। एक काम करते हैं, अब वीरू तो है नहीं आज, तो मैं मार्केट ब्रेथ बता देता हूँ आपको, है ना? तो लेकर आइए जरा एक बार। मार्केट ब्रेथ आज की पुलिश रही। आज मार्केट ब्रेथ हालांकि टूवर्ड्स द एंड हम स्लिप हुए, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 49 स्टॉक्स थे जो आज रेड में थे FNO में। इसके अलावा अगर आप देखें तो 166 स्टॉक ग्रीन में थे। तो शुरुआत लॉन्ग बिल्डअप के साथ, लॉन्ग बिल्डअप में सबसे ऊपर कल्याण ज्वेलर्स 17.5% ऊपर, फिर स्विगी, केन्स टेक, नुआमा वेल्थ और लोधा डेवलपर्स, यहाँ अच्छे मूव्स आए। शॉर्ट कवरिंग में प्रीमियर एनर्जीज, निपॉन लाइफ, डिक्सन टेक, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट और ब्लू स्टार, यहाँ अच्छे शानदार मूव आपको देखने को मिले। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हुआ? डॉक्टर रेड्डीज तो ऑब्वियस था, इसके अलावा डिफेंस में माज़ागांव डॉक और सोलार इंडस्ट्रीज दोनों में, इवन BDL और अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस यहाँ पर शॉर्टिंग हुई। और लॉन्ग अनवाइंड, यहाँ कहाँ प्रॉफिट अनवाइंड हुए?
थोड़ा गलत आ रहा है ये प्लेट, कोई बात नहीं, अशोक लेलैंड और मणप्पुरम। लेकिन अच्छा एक चीज़ देखिए, आप जरा निफ्टी रखिएगा इंट्राडे में, निफ्टी भले ही डे लो पर बंद हो रहा हो लेकिन मिड कैप इंडेक्स जो है ना वो अभी भी डे हाई के करीब ही है। मिड कैप इंडेक्स अभी भी 800 पॉइंट ऊपर है, यहाँ रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। तो कुछ तो थोड़ा सा एक्सपायरी का फैक्टर भी हो सकता है और कुछ आप ट्रेडिंग पोजीशन, तो ये एक चीज़ आपको बता रहा है कि थोड़ा सा आप अपने स्टॉक्स को लेकर कंफर्टेबल हैं, भले मार्केट को लेकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो लेकिन स्टॉक्स को लेकर कंफर्टेबल है। और यही आपको शायद आई थिंक मार्केट बता भी रहा है, क्योंकि एटलीस्ट मिड कैप्स में हल्का सा भी जरा सा भी गिरावट नहीं आई है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। एक बार ओबेरॉय रियल्टी रखिएगा, ओबेरॉय की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि उनके ऊपर असर है नहीं इसका और स्टॉक में रिकवरी भी है ओबेरॉय रियल्टी में। ये मानस जी ओबेरॉय रियल्टी का चार्ट देखिए, क्या भी होगा इस पर? देखिए, अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो वो तो पॉजिटिव है, और जो करेक्शन हमने देखा है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो 1790 के स्टॉप लॉस से अभी भी एक पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है। जो रीसेंट हाई है वही हाई है अमेरिका से 1986, वही आपके टारगेट रहेंगे। ओबेरॉय रियल्टी निचले स्तरों से फिर से रिकवरी आती हुई यहाँ पर फिलहाल रियल्टी पैक में तो अच्छा मूव था ही, लेकिन ब्रॉडर मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन वही एक्सपायरी फैक्टर, तो एक्सपायरी ने किया खेल और निफ्टी बैंक निफ्टी पे लेवल्स होते हुए अभी फिलहाल फेल। ये कुछ, लेकिन एक बार फिर से रखती हूँ मैं डेज हाई पर जो स्टॉक्स बंद होने की तैयारी कर रहे हैं। लेकर आई कोटक महिंद्रा बैंक ऑलमोस्ट डेज हाई पर, प्राइवेट बैंक्स में अच्छी स्ट्रेंथ थी, इंटरग्लोब एविएशन चर्चा करने के बाद भी यहाँ पर अच्छे मूव है। और मैरिको चुना सोमिल जी ने। सोमिल जी एक बार टाटा कंज्यूमर भी दिखेगा, मैरिको तो अच्छा स्टॉक रहा है लेकिन टाटा कंज्यूमर यहाँ पर कैसे मूव्स और क्या इसे कैरी किया जा सकता है? टाटा कंज्यूमर में इस समय डाउन ट्रेंड चल रहा है, कुछ समय से डाउन ट्रेंड चल रहा है और 200 डेली मूविंग एवरेज 2040 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक चल रहा है। डाउन ट्रेंड में है तो मैं अवॉइड करने की ही सलाह दूंगा। एक्चुअली डाउन ट्रेंड में है, लोअर टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, तो नीचे में मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा और फिसल सकता है। दैट इज नीचे में टारगेट्स बनते हैं 1065 के, अगर वहां सस्टेन नहीं होता है तो नीचे में 1000 रुपए तक ये फिसल सकता है। तो आई बी नेगेटिव ऑन द स्टॉक। टाटा कंज्यूमर फिलहाल अवॉइड की सलाह है, नेगेटिव है, काफ़ी अंडर परफॉर्म किया भी इसने एफएमसीजी पैक में। लेकिन कुछ ऑटो पैक गिरे हैं आज, एक बार लेकर आइएगा स्क्रीन पर। और मैं देख पाई थी बजाज ऑटो नीचे है, मारुति रखिएगा एक बार स्क्रीन पर। मारुति ये अब देखिए लगभग 2% नीचे। मारुति आपकी सुबह सेल कॉल थी ना सोमिल जी? मारुति यस करेक्ट, ऑप्शन की कॉल थी मारुति में। सो लेट मी 14,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया था, तो उसमें मेरी कॉल थी। तो क्या लग रहा है अभी आपको फिलहाल टारगेट्स और स्टॉप लॉस का रिविजिट करना चाहेंगे? मारुति में मुझे लगता है कि अभी भी सेल साइड पे ही रहूंगा। थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। 200 डेली मूविंग एवरेज और 20 डेली मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो रही है। सो आई विल बी अ लिटिल नेगेटिव। यहाँ पे मुझे लगता है कि ये 13,200 तक ये स्टॉक फिसल सकता है, सो दैट विल बी अ शॉर्ट टर्म टारगेट। लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं हुआ तो नीचे में 12,700 तक भी ये जा सकता है। सो आई विल बी नेगेटिव ऑन द स्टॉक। नेगेटिव ऑन दिस स्टॉक, ये होगी बात यहाँ पर। कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ क्लोजिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है? क्लियरली आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग तो है G1/TND की। आई थिंक इसीलिए पैनल 2 बार चुना गया, ये एक शुरुआती ट्रेड्स में, एक BTST ट्रेड में। सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग G1/TND की है। कोटक बैंक में बहुत समय के बाद एक पॉजिटिव क्लोज मिल रही है। हाईएस्ट पॉइंट पर बार में हम आज बंद हो रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक में, यहाँ क्लोज अच्छी है। बहुत दिनों के बाद पंजाब नेशनल बैंक में स्ट्रेंथ लौटी है, ये अच्छा कर रहा है। और एक बार रखिएगा आप इंडस टावर, पिछले 2 दिनों से इंडस टावर में क्लियर कट लॉन्ग बिल्डअप है। ये इंटरेस्टिंग है जिस तरीके के मूव्स इंडस टावर में बने हैं। और साथ ही साथ ऐड कर दीजिए कैनरा बैंक। हालांकि आज सुबह हमने थोड़ा नेगेटिव व्यू रखा था PSU बैंकों पर, लेकिन प्राइस एक्शन आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है PSU बैंकों में, ये अच्छा चल रहा है। यहाँ पर ठीक ठाक मूव आए। इंडस टावर इसमें से, अमित सेठ जी एक बार इंडस टावर का चार्ट देखिए, कोई व्यू स्टॉक पर? जी अनु जी, इंडस टावर एक ओवरसोल्ड लेवल से और वीकली सपोर्ट जोन से रिवर्सल दिखा रहा है। इसने 10 डेमा रिगेन कर लिया है।
इट्स ऑन द वर्ज ऑफ रिकवरिंग 20 डेमा, तो एक मीन रिवर्जन ट्रेड यहाँ पे चल रहा है। इसके प्रोबेबल टारगेट्स है 200 डेमा जो कि 410 पे प्लेस्ड है। स्टॉप लॉस हम लगभग 392 पे रखेंगे यहाँ पे। इंडस स्टार शानदार यहाँ पर मूव, गावस्कर की पिक भी थी 2.5% ऊपर और आज शानदार ब्रोकर रिपोर्ट भी आई थी नोमुरा की तरफ से 505 की टारगेट प्राइस। तो कल के ट्रेडिंग प्राइस से अगर आप देखें तो 30% का अपसाइड इंडस स्टार में नजर आ रहा है। और उन्होंने कहा था कि भारतीय एयरटेल ने जिस कदर इंडस स्टार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है वो पॉजिटिव है। और जियो को लेकर जो थोड़े सेंटिमेंट ख़राब हुए थे टावर कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, तो उसमें कोई बड़ी नेगेटिव चीज़ नहीं होगी इंडस स्टार के लिए, नोमुरा ने ये भी कहा था। और इनफैक्ट ये भी कहा था कि जियो अगर सभी टावर कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेती है, वापस खोने पड़ जाते हैं अगर, तो भी कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं होगी। वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव बनी हुई है यहाँ पर इंडस टावर में, अच्छे मूव्स यहाँ पर आते हुए। इनफैक्ट एक बार डिलीवरी रखिएगा स्क्रीन पर, और डिलीवरी ने एक तरफा अच्छा मूव दिया है। आज भी देखिए लगभग 2.25% ऊपर आज के सेशन में। और इसका 1 महीने का चार्ट रखिए डिलीवरी का, फिर 6 महीने का भी चार्ट रखिएगा। शानदार मूव्स पिछले 1 महीने में हमें रिटर्न देखने को मिले हैं। 1 महीने में करीब करीब 18% और इस साल में अब तक कितने रिटर्न देखने को मिले, 27% का रिटर्न डिलीवरी ने कमा कर दिया है। रुचित जी, डिलीवरी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इस काउंटर ने दिखाई है 515 के लेवल पर। जिनके पास नहीं है वो क्या करें और जिनके पास हैं उनको क्या सलाह? चार्ट सेटअप तो काफी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रखना होगा क्योंकि पिछले हफ्ते ही स्टॉक ने जो 490 का मेजर रेजिस्टेंस था, लगभग 1.5 साल से 490 का लेवल सरपास नहीं कर पा रहा था, वो अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। सो आई थिंक ये 490 500 का एक सपोर्ट बेस बन जाएगा क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में हम काफी बार देखते हैं कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस एक बार ब्रेक हो जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। तो अगर पोजिशनल व्यू है तो 555 तक का टारगेट्स भी आई थिंक वो पैटर्न के हिसाब से स्टॉक में आ सकता है तो होल्ड करे, फ्रेश बाइंग भी करे, बट थोड़ा पोजिशनल व्यू रखे 555 का टारगेट्स के लिए। ओके चलिए, तो ये होगी बात डिलीवरी पर। एक बार बीपीसीएल रखिए जरा, सबसे बड़ा एग्जांपल कि क्यों मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं है इसको लेकर। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एक्चुअली डी हाई पर बंद हो रही हैं, तो ये एक अच्छा आपको मूव दिखाई देगा यहाँ पर। इसके अलावा सेल रखिएगा। सेल हालांकि पिछले कुछ दिनों वीक हुआ था, लेकिन सेल की आज की क्लोजिंग अच्छी है। ये देखिए लास्ट के कुछ मिनट का मूव देखिए सेल का, ये क्या हुआ एकदम से, देखिए कुछ वर्टिकल मूव आया। मैं सॉर्ट कर रहा था स्टॉक्स जो डी हाई पर बंद हो रहे हैं, तो उसमें दिखा मुझे ये स्टॉक। गावस्कर सेल का चार्ट देखिए, कोई व्यूज पर? एक्चुअली एग्रेसिव कॉल है, लेने लायक है, बहुत ही स्ट्रेस्ड है करीब 6-7 हफ्तों से, और यहाँ से एक अपमू अच्छा है। ट्रेड करें 167, स्टॉप लगाएंगे 166, सिर्फ ₹1 का। टारगेट होगा 170 to 172, मेरे ख्याल से मिलना चाहिए। बहुत ही स्ट्रेच है तो एक बाउंस मिलना ही चाहिए। सेल पर ये व्यू आता हुआ वर्टिकल राइज, एकदम शानदार मूव्स यहाँ पर आते हुए। अच्छा, ब्रेथ अच्छी है मार्केट की, लेकिन कुछ काउंटर्स देखते हैं जहाँ पर प्रेशर था आज के सेशन में। आज थोड़ा, हालांकि डिफेंस इंडेक्स रखिएगा एक बार स्क्रीन पर, फ्लैट ही रहा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर आप देखें डिफेंस में तो थोड़ा उल्टा रहा। मजगांव डॉक लगभग 3.5-4% नीचे बंद होने की तैयारी कर रहा है। सोलार इंडस्ट्रीज रखिएगा, याद होगा आपको डिफेंस पिछले कुछ हफ्तों से चल रहा था, तो आज मुनाफा वसूली यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा बीडीएल भी रख दीजिए, भारत डायनामिक्स, और ये भी लगभग आप फ्यूचर्स में देखें तो 2% नीचे नजर आ रहा है। ऊपर इस तरह से सारी बढ़त गवाई बीडीएल ने भी, तो यहाँ पर थोड़ा प्रेशर है। और अमित जी, बीडीएल में क्या किया जाए? आज लगभग 2% नीचे, 1% नीचे आपको कैश में नजर आएगा और 2% फ्यूचर में। क्या किया जाए यहाँ पर, क्या व्यू बन रहा है? जी डेफिनेटली एक काउंटर अंडर प्रेशर है। अगर आप देखें तो ऊपर में 200 एमओ के ऊपर 1430 पे एक डबल टॉप भी है। आज उसका नेकलाइन ब्रेक हो रहा है 1330 के आसपास और 50 एमओ पे प्लेस्ड है। कल के सत्र में अगर ये 1310 के नीचे ट्रेड करता है तो आई थिंक प्रोबेबली 1270 1260 तक के टारगेट्स रख सकते हैं। और वैसे भी अगर किसी की पोजीशन है तो यहाँ से एग्जिट करने की सलाह है। ओके, किसी की पोजीशन है तो एग्जिट करे। थोड़ा चार्ट पे वीक हो चला है, और याद होगा आपको Q4 नतीजे भी काफ़ी ख़राब थे बीडीएल के, तो यहाँ पर वो रिएक्शन भी आपको याद होगा। इनफैक्ट मिड कैप्स में तो स्ट्रेंथ है, एक बार फिर से रखेगा। और कुछ कैश काउंटर्स देखो जहाँ पर शानदार मूव्स और ऑलमोस्ट हम अच्छी तेज़ी के साथ बंद हो रहे हैं। कैश काउंटर्स में रखेगा एक बार मैप माई इंडिया, 14-20% मैप माई इंडिया कैश में अप है।
एक बार रखिएगा चॉइस इंटरनेशनल का तो जिक्र किया ही, 7.5%, खबर भी अच्छी थी। यहाँ पर शानदार मूव्स रहे, सारे गामा रखिएगा 6% ऊपर है। इसके अलावा ई क्लर्क्स एक बार देख लेते हैं कैश में। यहाँ पर कुछ कैश के काउंटर्स बता रही हूँ जहाँ पर स्ट्रेंथ आज के सेशन में। अपार इंडस्ट्रीज भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है इसने। एक बार सिटी यूनियन बैंक रखिए, सिटी यूनियन बैंक, और यहाँ पर 4% से ज़्यादा के अच्छे मूव। गाबा से देखिए किस तरीके से निचले स्तरों से सिटी यूनियन बैंक ने डेज हाई पर बंद हो रहा है, एक अच्छी रिकवरी दिखा रखे, अब 4% ऊपर। इसमें क्या व्यू बन रहा है? बाइंग मोड पर तो है सिटी यूनियन बैंक, नो डाउट अबाउट इट। अभी ट्रेड करा 228 के करीब, स्टॉप लगाएंगे 220 का, 8 रुपए का स्टॉप है, लेकिन थोड़ा इसको स्पेस देना चाहिए। 240 पॉसिबल है क्योंकि साइडवेज जोन है आज, अगर डिप्स मिलती है तो बायबल है, इसलिए स्टॉप थोड़ा डीप है सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक फिलहाल ये व्यू बनता हुआ और खरीदारी कर सकते हैं इन लेवल पर। गाबा सर की राय आती हुई एकदम से हम नीचे आए थे, लेकिन फिर से थोड़ी सी रिकवरी के साथ हम अब निफ्टी में ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर ही क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। और एक बार निफ्टी बैंक भी रख दीजिएगा। निफ्टी बैंक में हालांकि वैसा नॉक नहीं आया, अभी भी अगर आप देखें तो 576 अंक ऊपर ही क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। एक बार कुछ और काउंटर्स रख देती हूँ जहाँ पर इंटरेस्टिंग मूव आज के सेशन में रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का हमने जिक्र किया। जियो फाइनेंशियल देखिए ये पिछले कुछ सत्रों से स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार अब रखिएगा TCS 4:30 बजे इसके नतीजे आ जाएंगे, और TCS बहुत ही फ्लैटिश मूव है, लेकिन निचले स्तरों से यहाँ पर अब थोड़ी सी रिकवरी आती हुई देखते हैं इसके नतीजे कैसे रहेंगे। और सबसे बड़ी कवरेज आप सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पे देखेंगे। कल मैनेजमेंट से पूरी बातचीत भी आपको सुनाएंगे, तो बने रहिएगा CNBC आवाज़ के साथ। लेकिन अब आज की इस क्लोजिंग के लिए बिग वॉल पर चलते हैं। ओवर टू यू सर। और एक्सपायरी, टिपिकल एक्सपायरी का दिन रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए स्पेशली। हाँ, बस थोड़ी क्लोज खराब हो गई श्रेया, लेकिन मतलब देखिए थोड़ी नर्वसनेस बनती है कल की इतनी बड़ी कैंडल के बाद। और वो 134 को भूल जाइए, उस हाई के कोई सिग्निफिकेंस नहीं, वो तो एक स्पाइक आया था। मोटा मोटी 24,050 का हाई था, वहां से हम 75 पॉइंट नीचे होकर बंद हो रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मिड कैप डे हाई पर बंद हो रहा है, एक्चुअली एकदम हाईएस्ट पॉइंट तो डे पर बंद हो रहा है। एक बार मिड कैप इंडेक्स रखिएगा 62,220 पर, 62,313 का तो हाई था, तो टेक्निकली मिड कैप हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हो रहा है, तो ठीक है, दिक्कत नहीं है कोई भी। निफ्टी करीब 94 पॉइंट ऊपर 23,975 पर, बैंक निफ्टी करीब 600 पॉइंट ऊपर 57,300 पर। निफ्टी IT एकदम फ्लैट था आज। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें मिड कैप और स्मॉल कैप, ये अच्छा चले। मिड कैप इंडेक्स करीब 1.5% ऊपर था, और स्मॉल कैप तो ऑलमोस्ट, जी हाँ, 2% के करीब ऑलमोस्ट स्मॉल कैप ऊपर था। और एडवांस डिक्लाइन देखें आप, पूरे दिन करीब 4:1 का रहा। टुवर्ड्स देन थोड़ा क्रंच हुआ, लेकिन उसके बावजूद 3.5:1 के करीब का अच्छा एडवांस डिक्लाइन माना जाएगा ये आपके लिए। इसके अलावा और क्या अच्छा चला देखते हैं जरा एक बार। सेक्टोरल गेनर्स लेकर आइए जरा एक बार। रियल्टी ने लीड किया इसको, 3-3.5% के मूव थे। कैपिटल मार्केट अच्छा चला। PSU बैंकों में एक वन वे जो डाउन ट्रेंड था वो आज थोड़ा अरेस्ट हुआ। इसके अलावा कैपिटल गुड्स, निफ्टी बैंक और निफ्टी फार्मा, यहाँ पर थोड़ी सी तेज़ी आई। गिरावट कहाँ थी सेक्टोरल लूजर्स में? ऑटो था सिर्फ एक, IT तो मोर और लेस फ्लैट ही था। चलिए निफ्टी गेनर से शुरुआत करेंगे, और निफ्टी गेनर्स लेकर आइए सबसे ऊपर सन फार्मा, करीब 3% ऊपर ये स्टॉक रहा। कोई बात, हाँ 3% के करीब सन फार्मा ऊपर था, 2.5%। फिर बजाज फिनसर्व 2.5%, भारतीय एयरटेल ये भी करीब 2-2.25%, इंटरग्लोब एविएशन 2%, इटर्नल और SBI लाइव यहाँ पर भी तेजी रही। और फटाफट से गिरावट वाले देख लेते हैं स्टॉक्स। डॉक्टर रेड्डीज न्यूज ड्रिवन था 6% नीचे। मारुति, ONGC, इन्फोसिस, NTPC और हिंडाल्को यहाँ पर रही श्रेया गिरावट आज। 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ 23,982 के लेवल पर। निफ्टी बैंक निफ्टी को अगर छोड़ दें तो 100.00 श्रेया एक बार देखा आप, वो रखिए जरा, ये देखिए निफ्टी की क्लोज 100.00 चेंज हो जाएगा वैसे ये, मतलब जब एडजस्टेड क्लोज आएगी तो, लेकिन प्रोविजनल क्लोज एग्जैक्ट 100, जब आपने 100 बोला ना, मैं देख लूँ एक बार जरा, एग्जैक्ट 100 पॉइंट, बहुत रेयरली ऐसा होता है इस एकदम डॉट टू डॉट मार्केट 100 पॉइंट के गेन के साथ बंद हुआ। जो एडजस्टेड क्लोजिंग आएगी वो लेकिन 23,962 पर आएगी, तो 80 हो जाएगा वो, लेकिन फिर भी
देखने में अच्छा लग रहा है 100 पॉइंट। हाँ राइट सर। और मिड कैप और स्मॉल कैप ने तो आज अच्छा प्रदर्शन दिखाया। चलिए थर्सडे का सेशन तो निपटा, लेकिन फ्राइडे का सेशन यानी कि कल बड़े अपडेट्स के साथ, सारे समीकरण के साथ, और आज से रिजल्ट सीजन का आगाज भी हो गया, तो सबसे बड़ी कवरेज आप CNBC आवाज़ पर ही देखेंगे। तो कल फिर से मुलाकात होगी आपसे मुनाफे तैयारी में, मॉर्निंग कॉल्स में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।